कैसे हो बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सबसे सिंपल। यहाँ पर हम सिंपलेस्ट वे में सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो भी AKTU का हमारा सिलेबस है। उसमें सबसे पहले हम फिजिक्स को कवर करेंगे, फिजिक्स के सारी यूनिट को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। इतना डेप्थ में कि आपको किसी और चीज़ से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, किसी नोट से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब आप अपने आप को फ्री समझें। एक बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, बात ख़त्म। सिंपलेस्ट वे में पढ़ो, सिंपलेस्ट वे में समझो, सिंपलेस्ट वे में समझाओ। तो ये हमारा मोटो है एक तरीके से। इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सबसे सिंपल फिजिक्स का सबसे सिंपल यूनिट, जिसका नाम है यूनिट 5 सुपर कंडक्टिविटी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। यहाँ पर बच्चों हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी के बारे में और लास्ट में हम पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। इनको डिटेल में समझेंगे, ये है क्या, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्यों हमें पढ़ाई जा रही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट में से एक है क्योंकि सबसे सिंपल है और 20 नंबर की आपको एग्जाम में मिलने वाली है। यानी कि जितनी अदर यूनिट मिलेगी इतने ही नंबर में हमारी यूनिट 5 भी आएगी ऑब्वियसली, जो कि 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटे में आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी पूरी। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सुपर कंडक्टिविटी। यानी कि शुरू करें सुपर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना। सुपर कंडक्टिविटी है क्या। यहाँ पर हम बच्चों, मैं बस स्टार्टिंग में आपको बता दूं, यहाँ पर हम क्या बेसिक व्यू रखेंगे अपना, किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं, क्या हम कराने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे सारा फिनोमिना समझाऊंगा A to Z, और उसके रिटन नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स आपके वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उसकी PDF आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पहले डाउनलोड कर लो या फिर बाद में डाउनलोड कर लो, आपकी मर्जी है। पहले डाउनलोड करोगे तो आपको फायदा मिलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, थ्रू आउट आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये हमारा पूरा प्रोसेस होने वाला है। और हम टॉपिक के बाद में, जैसे हमने यूनिट 5 पढ़ी, उसके बाद में इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, है ना बच्चों। ये हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो रहने वाला है कि हम करने क्या वाले हैं। तो शुरू करें यूनिट 5 का पहला टॉपिक सुपर कंडक्टिविटी। हमें पढ़ना है सुपर कंडक्टिविटी है क्या, आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे, इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों ये। जैसे कि नाम से ही तुम्हें दिख रहा है, नाम में क्या आ रहा है इसके, सुपर, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी सुपर हो। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब यानी कि रेजिस्टेंस उसका 0 होना चाहिए, यानी कि अगर करंट ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस को 0 होना पड़ेगा। क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है हमें भाई, ओम्स लॉ बोलता है V = IR, यानी कि अगर I को बढ़ाना है तो R को कम होना पड़ेगा। सिंपल एकदम। तो इसका मतलब क्या है, सुपर कंडक्टिविटी में रेजिस्टेंस का कुछ रोल नहीं होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस को 0 करना ही सुपर कंडक्टिविटी है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसको देख लेते हैं एक स्टोरी से। 1911 में कुछ साइंटिस्ट अपनी लैब में रिसर्च कर रहे थे लेड पे। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने लेड लिया, सॉरी इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। 1911 में कुछ साइंटिस्ट मरकरी पे रिसर्च कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, मरकरी को कूल कर रहे थे। यानी वो देख रहे थे कि मरकरी कैसा बिहेव करता है जब हम उसका टेम्परेचर कम करें। कम करते जा रहे हैं टेम्परेचर, उनको कुछ कुछ रिजल्ट मिलते जा रहे हैं, एकदम वही रिजल्ट मिलते जा रहे हैं जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल कंडक्टर को करने चाहिए थे। लेकिन उनको एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक बहुत ही बेहतरीन फिनोमेना मिलता है। वो क्या था, एक सर्टेन टेम्परेचर पे मरकरी सडनली अपना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप डाउन करके 0 कर देती है। यहां से शुरुआत हुई है सुपर कंडक्टिविटी की। ऐसा हो कैसे गया, यानी कि किसी मटेरियल ने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके अपना रेजिस्टेंस ही 0 कर दिया, एकदम 0। इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, है ना बच्चों। इंटरेस्टिंग। क्या हुआ था बेसिकली, इस डायग्राम से हम समझेंगे बहुत अच्छे से। अगर हम प्लॉट करें रेसिस्टिविटी वर्सेस
टेम्परेचर केल्विन में हम ले रहे हैं डायग्राम। तो अगर हम नॉर्मल कंडक्टर की बात करें तो हमारा नॉर्मल कंडक्टर इस तरीके का बिहेवियर दिखाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर 0 केल्विन से शुरुआत करें तो एट 0 केल्विन पर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उस नॉर्मल कंडक्टर में रहता है। ऐसा क्यों भाई? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने वाला, अपोज करने वाला जो भी पैरामीटर है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। ये देखा गया है कि नॉर्मल कंडक्टर 0 केल्विन पे भी कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रखता है, इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ ना कुछ मोमेंट होता है नॉर्मल कंडक्टर के केस में। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लक्चुएशन कुछ ना कुछ होगा, टोटली फ्रीज नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पे, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होगा जो कि मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन्होंने क्या मेजर किया 1911 में कि ये लेके चल रहे हैं मरकरी को और कूल डाउन कर रहे हैं, एक टेम्परेचर आया और सडनली रेसिस्टिविटी क्या हो गई? 0। उस टेम्परेचर का नाम इन्होंने दिया टीसी, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्यों दिया? ऑब्वियस सी बात है, नाम जो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं पूरी फिजिक्स में, ये डिफाइन किए गए हैं इसकी प्रॉपर्टी के भी, आप पे इसको रटना नहीं है कुछ भी, यहाँ पर नथिंग, जीरो रटाफिकेशन है एकदम। टीसी मींस ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिससे पहले कुछ और बिहेवियर हो किसी का और जिसके बाद कुछ और बिहेवियर हो किसी का, किसी मटेरियल का। बिहेवियर क्या था? ये है बच्चों हमारा सुपर कंडक्टर। इससे पहले ट्रांजिशन टेम्परेचर से पहले ये है नॉर्मल कंडक्टर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद ये बन गया है क्या? सुपर कंडक्टर। यानी कि अगर हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के इधर जाएं तो सुपर कंडक्टर, और ट्रांजिशन टेम्परेचर के उधर जाएं तो यह है नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि एक बाउंड्री, एक ट्रांजिशन, उसे बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। एकदम सिंपल, आपको पता चल गया होगा क्या है ट्रांजिशन टेम्परेचर। चलिए, लेकिन बच्चों केवल और केवल हमारा सुपर कंडक्टिविटी केवल और केवल एक ही फिनोमेना पे डिपेंडेंसी नहीं रखती कि भाई टीसी को 0 कर दो, यानी कि टीसी को कम कर दो, लो कर दो, तो हमारा सुपर कंडक्टर एग्जिस्ट करेगा। नहीं, ये 3 मेनली प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंसी रखती है सुपर कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की। वो क्या क्या है? सबसे पहली तो हमारी टीसी हो गई, दूसरी है बच्चों करंट डेंसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर करंट की भी लिमिट होगी जहां तक कोई सुपर कंडक्टर फ्लो कर पाएगा एक लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि अगर उससे ज्यादा करंट हुआ उस सुपर कंडक्टर में तो तब भी डिस्ट्रॉय हो सकती है हमारी सुपर कंडक्टिविटी। 2 पैरामीटर हो गए। तीसरा पैरामीटर क्या है बच्चों? तीसरा पैरामीटर है डिपेंडेंसी ऑन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, देखो बच्चों सबसे सिंपल बात है, ये मेजनर इफेक्ट है। वैसे ये मेजनर इफेक्ट में आपको टोटली पता चलेगा कि क्या डिपेंडेंसी है मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पढ़ लेंगे, फिर मेजनर इफेक्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे। क्या था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएं किसी सुपर कंडक्टर पे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? रिपल करेगा, है ना। सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा? अपोज करेगा। अब उसकी भी तो बाउंड्री होगी कि कहां तक अपोज करे, उसी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक ऐसी बाउंड्री जहां तक कोई सुपर कंडक्टर अपोज कर पा रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड्स का, और उसके बाद वो अपोज नहीं कर पा रहा तो नॉर्मल कंडक्टर में बदल गया। तो यहां से हमारे 3 फिनोमेना आए, जिसका नाम है सबसे पहला टीसी, जो कि हमने पढ़ लिया, दूसरा है हमारा आईसी, और तीसरा है हमारा एचसी। तो यानी कि एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि सुपर कंडक्टर हमारा, अगर हम एक तरीके से ऐसा एज्यूम करें कि एक लिक्विड है और वो 3 बाउंड्रियों में बंधा हुआ है। अगर हमने 3 दीवारों में कैद है वो, अगर हमने एक भी दीवार गिराई या किसी दीवार की एक ईंट भी निकाली तो सुपर कंडक्टिविटी खत्म, लिक्विड बाहर आ जाएगा, बात खत्म हुई, मैजिक खत्म। तो यानी कि हम ऐसा लेके चलते हैं, ऐसा मानते हैं कि इसकी 3 बाउंड्री हैं। इस तरीके से इसका डायग्राम ऐसा बना सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि ये बाउंड्री हमारी टीसी की है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये बाउंड्री हमारी जेसी की है, करंट डेंसिटी, और ये बाउंड्री हमारी कहीं की है? एचसी की। तो इसके अंदर ही हमारी सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो नॉर्मल कंडक्टर में बदल जाएंगे, जैसे ही हम किसी भी बाउंड्री के बाहर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट।
सिंपल बात। तो हमने क्या बात कर लिया अभी बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं, व्हाट इज द टीसी, जो आपके एग्जाम में आएगा, आ सकता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगी, कुछ नहीं करना, सिंपल उसको डाउनलोड करो, पढ़ो, बात खत्म हुई, यहाँ पर समझ लो। तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने 2 अदर पैरामीटर की जो हमारे बच गए, जिसका नाम क्या है बच्चों, एक तो टीसी हुआ, दूसरे का नाम क्या है, करंट डेंसिटी या फिर आईसी या जेसी। अब देख लेते हैं बच्चों करंट डेंसिटी क्या है। अगर हम एक डायग्राम बनाएं, एक वायर लें, ऑब्वियसली शेप कैसी होगी वायर की, सिलेंड्रिकल, है ना, और उस पर एक बैटरी लगाएं, ये हमारा कोई सुपर कंडक्टर, तो यहाँ पर क्या होगा, एक करंट फ्लो हो जाएगा। मैंने मान लिया इस करंट की वैल्यू आईसी, यानी कि क्रिटिकल करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, यानी कि क्रिटिकल करंट जहां तक है वहां तक ये सुपर कंडक्टर बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर आईसी की वैल्यू फाइंड करें तो ऑब्वियसली क्या लगाएंगे, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। यहाँ पर ये सारा एम्पियर्स लॉ कैसा होता है, क्या होता है एम्पियर्स लॉ, कैसे डिफाइन होता है, ये सब कुछ हम सेकंड यूनिट में बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी सिंपल फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या होता है एम्पियर्स लॉ का। ये होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। आई सी क्यों ले रहे हैं, क्रिटिकल करंट की वजह से। यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है, ये सिलेंडर है, इसकी कोई रेडियस आर होगी, तो इसका डीएल यानी कि लेंथ एलिमेंट जो सिलेंडर का आता है वो क्या होता है हमारा, डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। अगर हम म्यू नॉट को नीचे ले जाएं तो ये बन जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू आई सी, इज इक्वल टू ये बन जाएगा आई सी इज इक्वल टू एच सी इंटू 2 पाई आर, वेयर यहाँ पर बच्चों हमारा जो ये होता है बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है एच, या फिर एच सी लिखो या एच लिख दो। अब ये क्या होता है, बी क्या होता है, एच क्या होता है, म्यू नॉट क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हमारा सेकंड यूनिट का है। टोटली हम इसे सेकंड यूनिट में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, बी को अलग नाम क्यों दिया, एच को अलग नाम क्यों दिया, म्यू नॉट क्यों आया, ये सब कुछ डिस्कशन हमारा सेकंड यूनिट का है। चलिए तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों हमारा आईसी, यानी कि ये क्रिटिकल करंट की वैल्यू आ गई, जो कि हमने डिफाइन कर दी, एकदम सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन हमने यूज करे हैं यहाँ पर। चलिए हमारी 2 प्रॉपर्टी निकल गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने देखना है कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे जिसपे हमारे हमेशा एकेटीयू में भी, एक्सटर्नल एग्जाम में भी और आपके कॉलेज के एग्जाम में भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं इस फॉर्मूले में, जो कि हम आप बता रहे हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। ये क्या है बच्चों, अब हम क्या देखने वाले हैं, एच सी, यानी कि हम एक डायग्राम प्लॉट करेंगे यहाँ पर, एच सी टी। ये क्या है, एच सी टी मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देख रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर का वेरिएशन होगा क्रिटिकल फील्ड की केस में। यहाँ पर देख रहे हैं हम टेम्परेचर का वेरिएशन इन केल्विन, ये केल्विन यूनिट है। डायग्राम कुछ ऐसा आता है बच्चों इसका, ये क्या है टीसी, है ना, ये क्या है बच्चों एच सी नोट, ये क्या है 0 केल्विन टेम्परेचर से हमने शुरू किया है। अब ये है क्या एक्चुअली में, ये बच्चों ये बताता है कि कोई भी सुपर कंडक्टर यहाँ तक सुपर कंडक्टर है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर में बदल जाएगा। मतलब अगर हम 0 केल्विन पे हायर मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करें, जहां तक कोई सुपर कंडक्टर रिपल कर पा रहा है उसको, वो है सी नॉट 0 केल्विन का हायर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन घटता चला जाता है, और एट ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेम्परेचर पे आकर उसका वेरिएशन मिनिमम हो जाता है एस सी नोट का। देख लीजिए टीसी पर एस सी नोट की वैल्यू लगभग 0 है। अब इस डायग्राम के बेस पे, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेस पे, हमने एक डिजाइन किया अपना फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का, वो फॉर्मूला कैसा है, उस फॉर्मूला को ऐसा हम लिख सकते हैं, एस सी टी इज इक्वल टू एस सी नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी सी का होल स्क्वायर। देखो बच्चे ये होल स्क्वायर क्यों आया, ऐसा फॉर्मूला डिजाइन ही क्यों हुआ, उसका सिंपल कारण ये है कि हमारा ये डायग्राम करीबन करीबन शेप जो है हमारी इसकी पैराबोलिक शेप है,
तो पैराबोलिक शेप के कारण हमने स्क्वायर लिया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को कैसे डिफाइन करता है, कैसे इसको प्रूफ करते हैं हम इसके थ्रू कि कैसे हमने फॉर्मूला ले लिया। देखो बच्चों, सबसे पहले पॉइंट काउंट करते हैं हम इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारा टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? फर्स्ट पॉइंट पे भाई वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस कहाँ से शुरू हुआ है? जीरो से। एक्स एक्सिस में क्या है? टी, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो है। कहाँ पर? एस सी नोट पे। तो टी इज इक्वल टू जीरो रखा, यहाँ पर टी इज इक्वल टू जीरो रखा, तो एस सी टी की वैल्यू क्या आ गई? एस सी नोट, यानी कि सही बात है जो कि आ रही है 0 केल्विन पर टी, एच सी टी की वैल्यू क्या है? एस सी नोट। सही बात। चलिए पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट नोट करते हैं अब अपना। सेकंड पॉइंट क्या है? जब हमारा टेम्परेचर टीसी के बराबर आ गया। भाई टीसी क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? ट्रांजिशन टेम्परेचर है जहां पर हमारा टी इज इक्वल टू टीसी हो गया हो। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर क्या हुआ है? टी इज इक्वल टू टीसी, तो टी इज इक्वल टू टीसी इस इक्वेशन में रखिए। टी इज इक्वल टू टीसी, 1 बन गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो यानी कि एच सी टी की वैल्यू क्या आ गई? 0, जो कि सही बात है एकदम। देखिए क्या टी इज इक्वल टू टीसी पे एस सी नोट 0 नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया जो कि बिल्कुल एकदम इसको सेटिस्फाई कर रहा है हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को। और यहाँ पर एस सी क्या है? ये है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ये हुआ आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्या है, क्यों आया है। चलो बच्चों, ये हमारी बात हुई यहाँ पर ये इस फिनोमेना की कि यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या टर्म हम यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं अपना, जो हमेशा हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाएगा और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जिसका नाम है मेसनर इफेक्ट। इसको समझो बच्चों, 10 मिनट लगने वाली है आपकी, और 10 मिनट में आपका ये टॉपिक बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि आप छोटे भाई बहन को पढ़ाएंगे अपने, उनको बैठा के, वैसे पढ़ेंगे नहीं वे। हाँ बच्चों, क्या नाम है? मेसनर इफेक्ट, MEISSNER, मेसनर इफेक्ट। इसकी कहानी समझो बच्चों, क्या था ये, क्या हुआ। ये साइंटिस्ट थे मेसनर, इनका नाम था। अब ये कौन से फील्ड के साइंटिस्ट थे? ये थे ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर देखते, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर देखते थे ये एलिमेंट्स का, यानी कि अलग अलग मटेरियल पकड़ लिया उन्होंने और उनको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, उनको बिहेवियर चेक कर रहे हैं। भाई ये मैग्नेटिक भी है क्या नहीं, क्या पता ये डाया हो या पैरा हो या फिर मैग्नेटिक ही ना हो। तो उनका बिहेवियर चेक करने का एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पे काम करने वाले साइंटिस्ट थे। अब जब 1911 में सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ और सबके सामने आया ये बहुत ही कमाल का आइडिया, तो ऑब्वियसली सब साइंटिस्टों की इसकी तरफ फोकस बढ़ा। तो उन्होंने क्या किया, मेसनर ने सुपर कंडक्टर एक लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी कि देखा उन्होंने कि कैसे नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करता है और कैसे सुपर कंडक्टर। अब कोई भी सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर कब होगा? जब वो ऑब्वियसली उसका टीसी से ज्यादा हो, तो नॉर्मल कंडक्टर है वो। तो तब देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके कि वो कैसे बिहेवियर दे रहा है, और एक बार तब देख रहे हैं जब वो सुपर कंडक्टर बन गया, यानी कि उसका टेम्परेचर टीसी से कम चला गया हो, तब देख रहे हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हमारा कोई भी नॉर्मल कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, नॉर्मल कंडक्टर बच्चों कब होगा ये? जब टी हमारा टीसी से ज्यादा हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्या हो गई बच्चों? एकदम पार, यानी कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मल कंडक्टर को पार कर गई, यानी कि बी इनसाइड क्या हुआ? नॉट जीरो, यानी कि यहाँ पर बी क्या है कुछ ना कुछ, यानी कि नॉट इज इक्वल टू जीरो है। किस कंडीशन में? जब टी हमारा ग्रेटर देन टीसी है, यानी कि नॉर्मल कंडक्टर की केस में। अब इन्होंने क्या किया, उसी कंडक्टर को कूल किया और टी को टीसी से कम लिया है, यानी कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में लिया है। और जैसे ही ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आया तो ये बन गया सुपरमैन। मतलब इस पे नहीं पड़ रहा किसी भी चीज का असर, इसे मतलब नहीं है किसी मैग्नेटिक फील्ड से, किसी भी चीज से। अब ये जितना भी मैग्नेटिक फील्ड इस पे आएगा सारे के सारे को रिपेल करेगा। टोटली मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है ये,
क्या नाम है इसका, सुपर कंडक्टर। यानी कि बी इनसाइड क्या हुआ, 0। ये है सिंपलेस्ट मेजनरी फैक्ट, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बच्चों? यानी कि यहाँ पर B इनसाइड क्या है, B नॉट इज इक्वल टू 0 है। नॉर्मल कंडक्टर की बात है, ऑब्वियसली नॉर्मल कंडक्टर ऐसे ही बिहेव करते हैं। और सुपर कंडक्टर में क्या देखा गया, B इज इक्वल टू 0, यानी कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, कुछ नहीं है, खत्म है एकदम। ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं, ऑब्वियसली वो मटेरियल होते हैं डायामैग्नेटिक, परफेक्ट परफेक्टली डायामैग्नेटिक, यानी कि जो टोटली मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करें। वो कैसे मटेरियल हुए, डायामैग्नेटिक। यानी कि इससे पता चला हमें कि सुपरकंडक्टर कैसे मटेरियल होते हैं, परफेक्टली डायामैग्नेटिक होते हैं। अब इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे डायामैग्नेटिक सुपरकंडक्टर हो, लेकिन ये कंफर्म है कि सारे के सारे सुपरकंडक्टर परफेक्ट डायामैग्नेटिक होंगे। चलो अब इसे करते हैं हम मैथमेटिकली प्रूफ कि हाँ भाई सही में डायामैग्नेटिक होते हैं ये। तो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे अपना और चलेंगे आगे कि कैसे ये प्रूफ हुआ। सेकंड यूनिट में हम एक बेसिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं 3 वेरिएबल के बीच में, जिसका नाम है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। इसको पूरा हम सेकंड यूनिट में डिस्क्राइब करेंगे है क्या क्या है, लेकिन सिंपल समझ लो क्या क्या होते हैं ये। H हमारा होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं किसी भी डिवाइस में, जैसे कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं बाहर से कोई, उसे बोलते हैं H। जैसे कि मैग्नेट लगा, जैसे कि हमारा मैग्नेट लगाती है बाहर, या फिर अर्थ लगाती है बाहर, जो निकलता है बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या है, H। यानी कि ये हुआ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपल। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, फिर इंटरनल क्वांटिटी। दूसरा हमारा क्या पैरामीटर है यहाँ पर, M। ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मीन्स मतलब ये मैग्नेट यानी कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी बताता है कि उसके अंदर कैसी स्टेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर अलाइन है। अपोजिट है तो डायामैग्नेटिक बन गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर, या फिर उसी डायरेक्शन में है तो पैरा बन गया, या फिर कुछ भी नहीं है, असर पड़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे H का, तो यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं। यानी कि M कैसी प्रॉपर्टी हुई, इंटरनल, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की, जो कि बताएगा, जिस पर डिपेंड करेगा मटेरियल है कैसा। ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, ये इंटरनल प्रॉपर्टी, दोनों को जोड़ के बना B। यानी कि ये कैसी प्रॉपर्टी हुई, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, सिंपल। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन। चलिए अब यहाँ अब आ जाइए हम मेसनर इफेक्ट पे। मेसनर इफेक्ट में बच्चों हमने क्या किया, ये सिंपल इक्वेशन ली, और यहाँ पर ऑब्वियसली अंदर क्या हो रहा है बच्चों मेसनर इफेक्ट में, यानी कि सुपर कंडक्टिंग केस में B इज इक्वल टू 0 है। इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर B इज इक्वल टू 0 रख दो, रख दिया। 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। म्यू नॉट क्या है बच्चों, ये म्यू नॉट बताता है किसी भी मीडियम को, यानी कि ये वैक्यूम, नोट जहां पर लग गया वो वैक्यूम की बात हो रही है, यानी कि म्यू नॉट है वैक्यूम को डिफाइन कर रहा है, यानी कि किसी मीडियम को डिफाइन कर रहा है। भाई कोई मीडियम 0 कोई हो सकता है, मीडियम को 0 कर दो तो कैसे चलेगा, नहीं, मीडियम तो कोई 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली H प्लस हम 0 होंगे। अगर H प्लस हम 0 होंगे तो क्या दे देंगे बच्चों, ये H इज इक्वल टू माइनस M। H इज इक्वल टू माइनस M मिल गया, लेकिन इससे काम नहीं चला अभी हमारा प्रूफ नहीं हुआ कि डायामैग्नेटिक है। बच्चों 12th में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, जो कि होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होती है, एक पैरामीटर ऐसा जो कि बताए कि कौन सा मटेरियल कैसा है। यानी कि सिंपल इस डेफिनेशन से या फिर इस फॉर्मूले से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा मटेरियल कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका क्या फॉर्मूला आता है, Xi इज इक्वल टू M/H। भाई M/H ही क्यों लिया, H/M क्यों नहीं लिया, क्यों बच्चों, क्योंकि सिंपल मैंने बताया M क्या है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है,
वो बताता है कि कौन सा मटेरियल कैसे अलाइन हो रहा है, मतलब किस तरीके से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन है, यानी कि ऑब्वियसली एम ही बताएगा कि कौन सा मटेरियल कैसा है। और एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंसी में तो देखेंगे कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है कोई मटेरियल। जैसे जैसे कि आयरन को एक मैग्नेट के पास रख दो, चिपक जाएगा, वो अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैं अलाइन हो गई होगी उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मैच लग रहा है, तो कैसा मटेरियल हुआ, पैरामैग्नेटिक। लेकिन कोई ऐसा मटेरियल लो जैसे सुपर कंडक्टर, उसे रखो तो मैग्नेट के पास, तो क्या होगा, रिपल्सन, दूर भागेगा वो। दूर भागने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उसकी थी इंटरनल, वो इस तरीके से अलाइन हुई होगी कि जिस डायरेक्शन मैच लग रहा है उसके अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साई कैसा पैरामीटर है जो कि डिफाइन करेगा कैसा मटेरियल है हमारा। तो यहाँ पर बच्चों एच इक्वल टू एम आया था माइनस का, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस के एच वैल्यू रख दूं तो माइनस एच बाई डिवाइडेड बाई एच, तो ये क्या आ गया बच्चों, माइनस एम। यानी कि साई इज इक्वल टू माइनस एम किसके लिए होता है, परफेक्ट डायामैग्नेटिक के लिए। तो हमारे सुपर कंडक्टर कैसे होते हैं, परफेक्ट डायामैग्नेटिक। तो यानी कि हमने डिफाइन कर लिया कि कैसे कैसे मटेरियल है, परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल है क्या, सुपर कंडक्टर। ये तो हुआ होगी हमारी एक बात। लेकिन हमारा मेसनर इफेक्ट केवल इतना ही नहीं है कि हम m इज इक्वल टू माइनस हम प्रूफ कर दें, नहीं। मेसनर इफेक्ट में एक ऐड होकर आता है क्वेश्चन, जो कि हमारा हाफ हाफ नंबर में डिवाइड हो जाता है। हाफ काम यहां तक हुआ, हाफ काम आगे है, वो क्या है उसे देख लेते हैं। अब क्या है बच्चों हमारा, हमने अभी तक जाना है कि मेसनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग b इज इक्वल टू 0 है, और स्टार्टिंग के डायग्राम के अकॉर्डिंग जो 1911 में हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिसकी रेसिस्टिविटी 0 हो जाए। ये तो जाना है अभी तक हमने, दो पैरामीटर तो पढ़े हैं सुपर कंडक्टर के जिनके कारण जो सुपर कंडक्टर होल्ड हो रहा है। b इज इक्वल टू 0, मेसनर इफेक्ट रो इज इक्वल टू 0, सिंपल हमारा फर्स्ट फिनोमेना जो हमने जाना था सुपर कंडक्टिविटी का। अब हमने क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि बच्चों बताओ क्या b इज इक्वल टू 0 और रो इज इक्वल टू 0 आपस में डिपेंडेंट वेरिएबल हैं या इंडिपेंडेंट। मतलब कि अगर एक को 0 करने पे दूसरा 0 हो जाएगा तो डिपेंडेंट है, और अगर एक को 0 करने पे दूसरा 0 ना हुआ तो वो नो डिपेंडेंसी नहीं रखते, यानी कि आपस में डिपेंडेंट नहीं है। ये हमने प्रूफ करना है, यानी कि रो इज इक्वल टू 0 रखा, b इज इक्वल टू 0 आएगा क्या नहीं ये देखना। चलो, यानी कि हमने ऐसी इक्वेशन डिजाइन करनी पड़ेगी जिसमें रो और बी दोनों आ रहे हो। भाई ऐसे कैसा करें, भाई रो है हमारा रेसिस्टिविटी और बी है मैग्नेटिक फील्ड, अब ऐसा कैसे ला सकते हैं हम। तो इसके लिए ट्रिक क्या करेंगे हम, एक ट्रिक है हमारे पास किस तरीके से इसको ला सकते हैं। वो क्या ट्रिक है, हम बी ना लेकर अपनी इक्वेशन को ई में डिजाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिजाइन कर ली इक्वेशन और हमें E इज इक्वल टू 0 मिल गया, रो इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो हमें बच्चों मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन के बारे में पता है। अगर आपने सेकंड यूनिट पढ़ी होगी तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन ही बताती है, तो हमारा काम बन जाएगा सिंपल। तो आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे हम, देखो बच्चों। तो रिलेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ E। अब हमें पता है E सिंपलेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। जितना हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं किसी भी पर यूनिट लेंथ में, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल बात है। अब हम पता है बच्चों V इज इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, भाई आई आर, तो यहाँ पर रख दो, तो E बराबर क्या आ गया, आई आर अपॉन डिवाइडेड में L। चलिए कितना बन गया, लेकिन हमने E को किसके टर्म में बनाना, सिंपल सा हमें पता है रो की टर्म में, लेकिन रो तो यहाँ पर आ रहा नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चों रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, आर ए बाई एल, ये भी हमें पता है। अब यहाँ पर आर भी दिख रहा है मुझे, एल भी दिख रहा है, लेकिन ए नहीं आ रहा। ए क्या है बच्चों, एरिया। अब ये तो लाना पड़ेगा यहाँ पर, तो ए कैसा लाएं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या रखा है, करंट।
क्या करंट को अगर हम करंट डेंसिटी में लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होती है बच्चों, करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया आ गया, ये तो बनाना था। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जे क्या होती है करंट डेंसिटी, ये क्या होती है बच्चों, करंट पर यूनिट एरिया। यहाँ पर रख दो तो क्या बना बच्चों, हमारा सिंपल सा E इज इक्वल टू आया आर ए डिवाइडेड बाई एल। कैसे, आई इज इक्वल टू आ गया जे इंटू ए, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू जे भी आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आया, अब आर ए बाई एल, क्या रोनी बन गया ये, तो E इज इक्वल टू जे डॉट रोनी आ गया। भाई ये इक्वेशन नहीं डिजाइन कर ली क्या हमने, सिंपल बना ली, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम अगर रो इज इक्वल टू जीरो रखें इसमें, रो इज इक्वल टू जीरो सही तो कंडीशन चली थी, तो क्या आ गया बच्चों, क्या इज इक्वल टू जीरो नहीं आ गया, आ गया। तो यानी कि हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई कि रो इज इक्वल टू जीरो करने पे ई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, हमारा एक काम हो गया। अब हम क्या यूज करेंगे बच्चों, सिंपलेस्ट यहाँ पर यूज करेंगे हम, एक इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, वरना हम इस आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे पूरे एकदम प्रॉपर वे में, आपके डिस्क्रिप्शन में होंगे, उसे डाउनलोड कर लीजिए। चलो क्या होता है बच्चों मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या होती है, ये होती है डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, सिंपल, यानी कि E और B में रिलेशन बताती है। ये क्या है, टोटली कैसे आती है, कैसे ड्राइव करते हैं इक्वेशन, हमारी यूनिट सेकंड में चलेगा, ये बहुत ही सिंपलेस्ट यूनिट है, वो भी बहुत सिंपल है वो भी। चलो बच्चों तो क्या है यहाँ पर देखो, E इज इक्वल टू जीरो हमने यहाँ पर लाए हैं, क्या जीरो करके, रो इज इक्वल टू जीरो करके, तो E जीरो कर दूं, तो E जीरो करने पे क्या बना, डी बी बाई डी टी, और डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको ये इंटीग्रेशन हटाना है हमने, तो बी पे डिपेंडेंसी देखनी है, तो क्या करें, बच्चों, भाई दोनों तरफ क्या ले दें, इंटीग्रेशन ले दो विद रेस्पेक्ट टू टी, यही तो करते हैं, तो यही तो करते हैं डिफरेंशिएशन हटाने के लिए। यहाँ से हट गया ये डिफरेंशिएशन, और यहाँ से डिफरेंशिएशन हटा इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पर क्या आया बी, लेकिन जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, क्या b इज इक्वल टू जीरो आया, रो इज इक्वल टू जीरो रखने पे E तो जीरो आ गया, E इज इक्वल टू जीरो रखने पे B तो कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हम दो पैरामीटर लेके चले थे, b इज इक्वल टू जीरो और रो इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी तो है सुपर कंडक्टर की, लेकिन आपस में रिलेट नहीं करती, एक को जीरो करने पे दूसरा जीरो नहीं होता, दूसरा आता है b इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है सिंपलेस्ट मेजनर इफेक्ट। बताइए बच्चों इसमें कुछ हो तो, 7 नंबर में आपको देखने को मिलेगा ये हर एक पेपर में, मैक्सिमम नंबर में, 7 नंबर हो 10 नंबर हो जो भी नंबर होंगे, मैक्सिमम नंबर में आपको देखने को मिलेगा ये, इतना सिंपलेस्ट है ये चीज। चलो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन ये हुआ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने सुपर कंडक्टिविटी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा, व्हाट इज द, यानी कि करेक्टराइज करते हैं हम कितने तरीके के हमारे सुपर कंडक्टर होते हैं। 2 तरह के मेनली सुपर कंडक्टर होते हैं हमारे, जिसका नाम है टाइप 1 टाइप 2, सिंपलेस्ट, इससे सिंपल क्या होगा, इससे सिंपल नाम क्या होंगे, क्या है बच्चों, टाइप 1 टाइप 2। अब ये किससे डिफाइन हुए हैं कि टाइप 1 कौन होगा, टाइप 2 कौन से होंगे, ये सिंपलेस्ट डिफाइन हुए हैं हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे कैसा बिहेवियर दे रहे हैं उसके बिहाफ पे हमने डिसाइड करा है, इसको टाइप 1 कह दो, इसको टाइप 2 कह दो, सिंपल बात है। यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर देखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर देखना पड़ेगा, तो हमने डायग्राम प्लॉट करने पड़ेंगे इनके, मैग्नेटाइजेशन वर्सेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो पता चलेगा हमें, भाई मेसनर इफेक्ट में ये तो देखा हमने। तो यहाँ पर लिख दें
टाइप 1, और ये कौन सा हुआ हमारा टाइप 2, है ना बच्चों। तो टाइप 1 में कैसा डायग्राम आएगा, देखो बच्चों, हमारी जो वहां पर डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने शो करी थी, उसमें हमारा क्या आ रहा था, जाई इज इक्वल टू -1। -1 का मतलब क्या है, यानी कि हमारा ये आ रहा था जाई इज इक्वल टू m/h होता है, इज इक्वल टू -1, यानी कि m इज इक्वल टू -h, यानी कि एक पैरामीटर एक एक्सिस को हमने माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस में ले लो या निगेटिव में ले लो, तो हम सिंपल क्या करते हैं, माइनस में ले लेते हैं। हम यहाँ मैग्नेटाइजेशन ले लेते हैं माइनस का, और यहाँ क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं अपना, सिंपल। इधर क्या चलेगा, h, इधर क्या चलेगा, मैग्नेटाइजेशन। अब जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, H लगा रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। अब वो रेसिस्ट करता जा रहा है, रेसिस्ट करता जा रहा है, रेसिस्ट करता जा रहा है, मतलब रिपल करता जा रहा है, फील्ड लाइंस को रिपल करता जा रहा है। माइनस साइन ये बता रहा है ना, रिपल्सन बता रहा है, करता जा रहा है, रिपल करता जा रहा है। सुपर कंडक्टर वो बना हुआ है जब तक वो रिपल्सन करता जा रहा है उसका। लेकिन क्या एक बाउंड्री नहीं आएगी, जो कि हमने स्टार्टिंग में पैरामीटर पढ़े थे HC, क्या वो बाउंड्री नहीं आएगी एक, जहां पर वो सुपर कंडक्टिविटी खत्म कर देगा और कहां पर आ जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर में। तो बाउंड्री क्या होगी, HC। तो क्या होगा बच्चों, एक सडन वैल्यू आएगी, एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर सडनली तुरंत वो मैग्नेटाइजेशन जीरो कर देगा, यानी कि कुछ भी उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर जाएगी किसे, सुपर कंडक्टर को। तो जब सुपर कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार कर जाए तो कहीं में बदल जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर में। तो यहां तक ये सुपर कंडक्टर है, और उसके बाद क्या हुआ, ये नॉर्मल कंडक्टर। इसे बोलते हैं हम एक बाउंड्री HC, एकदम शार्प बाउंड्री आती है टाइप 1 में। चलो जी, अब टाइप 2 को प्लॉट करते हैं। टाइप 2 में देखते हैं कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जिसकी क्या शायद शार्प बाउंड्री ना आए। भाई ऐसा समझो, कोई दो बच्चे हैं कॉलेज में, एक बच्चे को प्रिंसिपल ने बुलाया, वो बोल रहे हैं, प्रिंसिपल या डीन सर या फिर डायरेक्टर सर ने, वो बोल रहे हैं कि बच्चों तुम्हारा सेक्शन ए है, तुम्हें आज से बी सेक्शन में बैठना है। अब ए सेक्शन में उसके दोस्त हैं, अब कोई बच्चा बच्चा सीधा सा बच्चा है, क्या कहेगा, ठीक है सर बैठ जाएंगे। टाइप 1 सॉफ्ट बच्चा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बच्चा ऐसा है जिसे बुलाया, उन्होंने बोला सर ने कि बेटा आपको ए सेक्शन से बी सेक्शन में बैठना है। वो कहेगा क्यों बैठूं मैं, भाई मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ता आया हूँ, मैं तो नहीं बैठने का, मुझे तो अच्छा लगने का, मेरी पढ़ाई नहीं होने की वहाँ, जो भी बैठे हुआ रीजन देगा वो मना करेगा वो, यानी कि वो रेसिस्ट कर रहा है उसकी बात का, उनकी बात का जो वो बोल रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, अपनी बड़ी अथॉरिटी को कॉल करेंगे, भाई ये हमसे नहीं मान रहा, बैठाना तो बी सेक्शन में ही है, तो बताओ तुम क्या करो। तो क्या करेंगे, उसे प्रेशराइज किया जाएगा, यानी कि थोड़ा सा हाई पावर लगाई जाएगी उस पर, बेचारा के पास ऑप्शन क्या है, मान जाएगा फिर। तो यानी कि सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं टाइप 1 को, जो तुरंत अपनी स्टेट चेंज कर दे। और दूसरे सुपर कंडक्टर क्या होंगे, जो तुरंत स्टेट ना चेंज करें, दूसरे टाइप का बच्चा हार्ड सुपर कंडक्टर, सिंपल। तो यानी कि कैसे सुपर कंडक्टर होंगे, जो तुरंत अपनी स्टेट ना चेंज करके धीरे धीरे अपनी स्टेट को चेंज करे, यानी कि हाई मैग्नेटिक फील्ड लगाने की जिस पे जरूरत पड़े। यहाँ पर क्या लगाना पड़ रहा है बच्चों, दो बाउंड्री आ रही है, SC1 और HC2, यानी कि एकदम से स्विच नहीं हो रहा अपनी स्टेट में। यहाँ पर क्या है बच्चों, -m। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी टाइप 2 सुपर कंडक्टर, क्योंकि मेनली बच्चों मेनली एप्लीकेशन टाइप 2 पर ही बेस है, हार्ड सुपर कंडक्टर भी बेस है। क्यों, क्योंकि ये लार्ज मैग्नेटिक फील्ड को रेसिस्ट कर पा रहे हैं, और हमें ऐसे सुपर कंडक्टर चाहिए जो कि तुरंत चेंज ना हो जाए, क्योंकि एप्लीकेशन बनानी है ना बहुत सारी बच्चों। तो हार्ड सुपर कंडक्टर इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में भी 2 नंबर का अलग से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर जो फिनोमिना है, देखो बच्चों क्या हुआ है, इससे पहले, इस बाउंड्री से पहले, SC1 से पहले तो ये सुपर कंडक्टर प्योरली है, प्योरली सुपर कंडक्टर है, यानी कि m की वैल्यू माइनस में एकदम स्ट्रेट चल रही है h के रेस्पेक्ट। लेकिन जैसे ही हम आगे जा रहे हैं तो ये प्योरली सुपर कंडक्टर नहीं है, ये सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर के बीच की स्टेट में है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों मिक्स स्टेट। इसको हम मिक्स स्टेट भी बोलते हैं, और आपके पेपर में एक नाम अलग से आता है लिखा हुआ, डिफाइन द वोर्टेक्स स्टेट।
और फिर बोल देते हैं आउट ऑफ सिलेबस पेपर, जो कि सिंपल है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वोर्टेक्स, वोर्टेक्स स्टेट भी बोलते हैं। भाई वोर्टेक्स स्टेट क्यों बोली, वो पढ़ना है, क्यों बोली वोर्टेक्स स्टेट, इसका नाम ही क्यों रख दिया है। क्या हो रहा है बच्चों, देखो सिंपल सा, सुपर कंडक्टर है, यानी कि सुपर कंडक्टर कब तक है? जब तक ये कोई सुपर कंडक्टर समझ लो, जब तक है, जब तक ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपल कर रहा है, सुपर कंडक्टर बना रह रहा है। लेकिन जैसे ही वो हाई मैग्नेटिक फील्ड पे गया, यानी कि कोई बच्चा एक अपने सर से नहीं माना कोई बात, यानी कि बी सेक्शन में बैठने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्हें प्रिंसिपल का कॉल आया, फिर डायरेक्टर सर का कॉल आया, तो वो धीरे धीरे मानने लगा, हाँ भाई ठीक है, देखते हैं क्या ऑप्शन है भाई, और बैठने लगा, वो हफ्ते में 2 दिन क्लास में करने लगा। यानी कि फुल्ली चेंज तो नहीं हुआ दूसरे सेक्शन में, लेकिन मिक्स होना शुरू हो गया। मिक्स स्टेट तभी तो है। तो मिक्स स्टेट में क्या हो रहा होगा बच्चों, एक सुपर कंडक्टर होगा, उस बहुत सारी लाइन तो अब भी वो रिपल कर रहा होगा, लेकिन बेचारे के पास ऑप्शन नहीं बचा, तो कुछ कुछ लाइनें क्या हुआ, कुछ लाइनें पार कर गई इससे, किससे? सुपर कंडक्टर से। तो जहां जिस स्टेट में, जिस भी पोजीशन में ये लाइनें पार करी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पर बहुत तेजी से करंट घूमने लगता है, बहुत हाई लेवल पे करंट सर्कुलर रूप में घूमने लगता है उन पॉइंट्स पे, इतना तेजी से जैसे कि एक आप पानी की बकेट लो और उसमें पानी घुमाओ, तो एक तरीके से पूरे एकदम चक्री घूम जाती है। उसको बच्चों हम वोर्टेक्स बोलते हैं। इंग्लिश में उस चीज को उसका नाम दिया गया वोर्टेक्स, यानी कि वोर्टेक्स ऐसा जैसा तूफान आ गया हो वहां पर। तो यानी कि कुछ पोजीशन पे ही आएगा ये तूफान, यानी कि टोटली ये क्या है, नॉर्मल कंडक्टर तो है नहीं, तो इसलिए हमने क्या बोला है, मिक्स स्टेट में कंडक्टर है और उसका नाम रख दिया वोर्टेक्स। वोर्टेक्स क्यों रखा है? करंट की वजह से, जो कि ये तूफान आ रहा है, इसका नाम है वोर्टेक्स। अब बच्चों कैसे लिखेंगे हम पॉइंट्स को अलग अलग, यानी कि 1 2 3 पॉइंट लिखने हैं आपको, कॉपी भरनी है एग्जाम में, तो कैसे लिखेंगे वो आप सिंपल हमारे नोट्स में देख सकते हैं, या फिर सिंपल पॉइंट में बता रहा हूँ कैसे लिखने, 4 पॉइंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब फर्स्ट पॉइंट में ये क्या है, सॉफ्ट है, ये क्या है, ये हार्ड है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ये लो मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं, भाई लो मैग्नेटिक फील्ड है, और इनका क्या है बच्चों, ये हुआ पहला पॉइंट, इनका क्या है बच्चों, ये हाई मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं। ये सिंपल नहीं है, लो मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड, इन्हें सॉफ्ट बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओनली SC1 पॉइंट पाया जाता है, SC केवल, और यहाँ पर क्या पॉइंट पाए जाते हैं, 2 पॉइंट, SC1 एंड HC2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वोर्टेक्स स्टेट नहीं पाई जाती, वोर्टेक्स स्टेट है ही नहीं, और यहाँ पर क्या है बच्चों, वोर्टेक्स स्टेट है। 4 पॉइंट हो गए। 5वें पॉइंट में क्या लिखेंगे, एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने आपके नोट्स में अवेलेबल करा रखे हैं। तो ये हुआ बच्चों हमारा सुपर कंडक्टिविटी का काम, सिंपलेस्ट था, कुछ दिक्कत कुछ नहीं। इसका 2-3 हमारे न्यूमेरिकल हैं, वो कराते हैं अभी आपको, और उसके बाद हम शुरू करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अब बच्चों हम डिस्कस करेंगे अपने 2 छोटे छोटे टॉपिक, जो कि 2-2 नंबर के आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। पहला टॉपिक है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, जो कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी मिक्स होकर आ सकता है। और दूसरा टॉपिक है हमारा परसिस्टेंट करंट, ये क्या क्या होते हैं इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या होते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों है। सबसे सिंपल है इसका कारण, सबसे पहले हमारे पास सुपर कंडक्टर मिले लोअर टेम्परेचर पे। सबसे पहला टेम्परेचर क्या था सुपर कंडक्टर का, 4.2 मरकरी का, केल्विन में, बहुत कम लोअर टेम्परेचर था ये। 4.2 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर होता है, माइनस करीबन 270 डिग्री की बात कर रहे हैं। यानी कि ऐसे सुपर कंडक्टर हमने खोज लिए जो कि इतने कम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। सुपर कंडक्टर से अल्टीमेटली हमने बनाना क्या है, डिवाइसेस। अपनी लाइफ को सिंपल करने के लिए ऐसी डिवाइसेस बनानी है जो कि हमारी लाइफ में काम आए, जिसमें करंट की वैल्यूज हमारी अनलिमिटेड हो, हमेशा के लिए लाइफ टाइम चलता रहे, करंट एक बार जनरेट करो चलता रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है वहां पर।
कमी क्या है इसकी? क्योंकि ये बहुत लोअर टेम्परेचर पे काम कर रहा है ना, एक्सट्रीम प्रेशर पे काम कर रहा है। सबसे पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो मतलब लो टेम्परेचर पे काम कर रहा है तो एप्लीकेशन कहाँ से बनेगी? क्यों? क्योंकि 4.2 केल्विन जो टेम्परेचर होता है बच्चों हमारा, वो होता है लिक्विड हीलियम का। अब लिक्विड हीलियम को टेम्परेचर होता है 4.2, और हीलियम को लिक्विडिफाई करना सिंपल काम नहीं है। इसके लिए जो टेक्निक यूज होती है ये बहुत ही हाई कॉस्टली टेक्निक है। कर तो पाएंगे हम लिक्विड को, हीलियम को लिक्विडिफाई, लेकिन बहुत हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इसकी। अगर हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी तो फायदा क्या हुआ? यानी कि ऐसे सुपरकंडक्टर का फायदा क्या हुआ जो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं? नथिंग, कुछ नहीं। इसलिए साइंटिस्टों ने डिस्कवरी शुरू करी, आगे रिसर्च शुरू करी, ऐसे सुपरकंडक्टर ढूंढने के रिगार्डिंग जो कि हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, जिसका टेम्परेचर हाई हो। और आज तक वो रिसर्च रनिंग में है। आज तक हर एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अच्छा इंस्टीट्यूट इस पर रिसर्च करता है कि कैसे किसी भी तरीके से हम ऐसा सुपरकंडक्टर खोज लें जो कि रूम टेम्परेचर पे काम करे, एम्बिएंट प्रेशर पे काम करे। और अगर किसी ने भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया तो उसे नोबेल प्राइज दिया जाएगा 100%, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। ये एक बहुत बहुत बेहतरीन फिनोमेना, यानी कि एक बहुत बेहतरीन फिजिक्स निकल के आएगी यहाँ से हमारे सामने कि रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर मिल चुका है। और ये कोशिश जारी है, बहुत लंबे टाइम तक जारी है, जिसमें अभी तक हम सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन इन फ्यूचर में भी हो पाए। तो हमने क्या किया बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। टेम्परेचर धीरे धीरे हमने इंक्रीज शुरू करना शुरू किया कि हम कैसे भी करके कम से कम अपने सुपर कंडक्टर को ऐसे टेम्परेचर पे ला पाए कि हमारा सुपर कंडक्टर किसी काम में आ जाए। और ऐसा टेम्परेचर था 77 केल्विन। 77 केल्विन का मतलब हमारा ऐसा टेम्परेचर जो कि हमारा होता है लिक्विड नाइट्रोजन का। यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन पर क्यों आना चाह रहे हैं हम? इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन को लिक्विडिफाई करना, नाइट्रोजन का लिक्विड बनाना गैस से आसान मेथड है। नाइट्रोजन हमारे आसपास बहुत ही अबंडेंट मात्रा में, अमाउंट में अवेलेबल है, और इसकी टेक्निक, इसको लिक्विडिफाई करने की टेक्निक बहुत ही इजी है, बहुत कम कॉस्टली है। तो इसका मतलब सुपर कंडक्टर ऐसे बनाने की कोशिश हुई जो कि हमारे लिक्विड नाइट्रोजन पे काम करते हों या उससे आगे काम करते हों, और उसमें हमें बहुत हद तक सफलता मिली। हमने ऐसे सुपरकंडक्टर बनाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर कौन से हुए जो कि आपको डेफिनेशन में लिखना है, जो कि रटना कुछ नहीं है, नथिंग। वो ये ऐसे सुपरकंडक्टर जो कि लिक्विड नाइट्रोजन पे काम करते हों, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर कहलाते हैं। और ऐसे सुपरकंडक्टर कौन कौन से हैं? बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। LbCO सबसे पहला था, YbCO उसके बाद था, H2S और फिर L8H10, जो कि सबसे हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर पे अभी तक काम करता है, जिसका जो कि किस पे काम करता है बच्चों? 250 केल्विन पे। कहाँ से शुरू हुए थे? 4.2 पर, कहाँ तक आ गए? 250 पे। देख रहे हैं अचीवमेंट हमारे? ये है रिसर्च। और रिसर्च कब होती है? जब बेसिक साइंस में हमारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हो, जब बेसिक साइंस को हम जान चुके हों, जब समझ चुके हों उस चीजों को, जब हमारे अंदर घुस चुकी हों चीजें। समझ रहे हैं बच्चों? इसलिए समझना जरूरी है, इसलिए नॉलेज लेनी जरूरी है। तो बच्चों LbCO से शुरू हुआ था काम, जिस पर नोबेल प्राइज इन्हें मिला था 1987 में। नोबेल प्राइज वर्क था ऑब्वियसली, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे सबसे पहले काम करने वाला था कोई जिसको नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद प्रोसीड होता गया काम, और हम पहुंचे L8H10 पे, जिसका टेम्परेचर है 250 केल्विन। लेकिन कहाँ आना है? रूम टेम्परेचर। कहानी क्या है? रूम टेम्परेचर। यानी कि हमें ऐसी डिवाइसेस बनानी है जो कि रूम टेम्परेचर पे काम करे, जैसे कि हमारे फैन, हमारी AC, और बहुत सारी मल्टी चीजें, बहुत सारी जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ में काम आती है। ऑब्वियसली नॉर्मल टेम्परेचर पे काम आ रही है, रूम टेम्परेचर पे काम आ रही है। तो सुपर कंडक्टर भी ऐसे ही डिजाइन करने। ये है हमारी रिसर्च, ये है हमारी नेक्स्ट रिसर्च। तो बच्चों सिंपल डेफिनेशन जान ली क्या होते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर? सिंपल हमने जान लिया अपनी सिंपल डेफिनेशन से। अब ऐसे ही एक और सिंपल डेफिनेशन को जानते हैं हम, परसिस्टेंट करंट। बच्चों इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी।
इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नोट्स में अवेलेबल है। क्या है परसिस्टेंट करंट? परसिस्टेंट करंट है सिंपल, इसके नाम से ही आप डिफाइन कर पा रहे हैं, जो कि लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट रहे किसी सर्किट में, किसी डिवाइस में, यानी कि हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ही ना पड़े। एक बार किसी सर्किट में, किसी पंखे में हमने करंट दिया और वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे ऐसे ही, यानी कि अगर हम स्विच ऑन भी ऑफ भी करें तो वो सर्किट में दौड़ता रहे, जैसे ही हमने ऑन किया वो तुरंत पंखे में चला जाए, यानी कि ऐसा करंट जो कि लॉन्ग टाइम तक अपने पावर को लूज ना करे। परसिस्टेंट करंट, हमेशा बरकरार रहने वाला करंट, परसिस्टेंट करंट, सिंपल। तो दो बेसिक डेफिनेशंस हमने जान ली, दो नंबर के क्वेश्चन हमने सॉर्ट कर लिए, लिखे आएंगे आप, बहुत सिंपल है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी आ सकता है और ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के साथ जुड़ के आ सकता है, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है? हम यहाँ पर 2 या 3 न्यूमेरिकल करेंगे बस सुपर कंडक्टिविटी के, एक नैनो का न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा ये, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया इसका मतलब हम सारे सुपर कंडक्टिविटी के क्वेश्चन करने के लिए तैयार होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत समझना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन से स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, बस ये समझना है। उसके बाद आप सिंपल खुद ही कर लेंगे इसकी कैलकुलेशंस, कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्या कह रहा है, कोई स्पेसिमेन ऑफ सुपर कंडक्टर है जिसका क्रिटिकल फील्ड हमें देख रखे हैं, यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू दे रखी है 1.4 × 10⁵ एंड 4.2 × 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर, यानी कि ये SC1 दे दिया, SC2 दे दिया, जिसमें 2 SC होते हैं। तुम्हें पता है कौन सा सुपर कंडक्टर होता है? हार्ड सुपर कंडक्टर की बात हो रही है, मतलब ये किस टेम्परेचर पे दे रखे हैं फील्ड? 14 केल्विन और 13 केल्विन पे दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, फाइंड क्या करना है? ट्रांजिशन टेम्परेचर फाइंड करना है सबसे पहले। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर मींस TC फाइंड करना है सबसे पहला काम। दूसरा फाइंड करना है हमने क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन एंड क्रिटिकल फील्ड एट 4.2 केल्विन, यानी कि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट में हमें TC फाइंड कर लेना है, दूसरे पार्ट में हमने 4.0 केल्विन पे TC नॉट फाइंड कर लेना है, 0 केल्विन पे TC नॉट ही होता है उसकी वैल्यू, और थर्ड हमने फाइंड करना है TC की वैल्यू एट 4.2 केल्विन। क्या बच्चों आपको समझ में आया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक ही फॉर्मूला है इसमें, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो कि पैराबोलिक फॉर्म बनाता है, जो कि मैंने आपको डिफाइन कर दिया था, SC की वैल्यू T के रेस्पेक्ट में कैसे बदलती है। वो फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? वो फॉर्मूला है हमारा ये, कौन सा है? HCT इज इक्वल टू HC नॉट 1 माइनस T अपॉन TC का होल स्क्वायर, है क्या नहीं बच्चों? ये ऑब्वियसली है। तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले देख लेंगे गिवन हमें क्या क्या दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? एक वैल्यू हमें दे रखी है ये, एक वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पहला दे रखा है हमने हमें SC कितने टेम्परेचर पे दे रखा है बच्चों? 14 केल्विन पे। कितना दे रखा है? 1.4 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर। दूसरा क्या दे रखा है बच्चों? HC एट 13 केल्विन, क्या दे रखा है ये? 4.2 × 10⁵ एम्पियर पर मीटर। क्या हम इन दोनों की वैल्यू को यूज करके दो इक्वेशन नहीं बना सकते हैं? वही हम करने वाले हैं। तो क्या बनेगी बच्चों? जो पहली वैल्यू हम लिखें अगर, यानी कि HC एट 14 केल्विन की बात करें तो HC नॉट, यहाँ पर बच्चों T कितना है हमारा? T हमारा है 14, यानी कि T अपॉन 14 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी बच्चों? SC 13 इज इक्वल टू HC नॉट 1 माइनस T अपॉन 13 का होल स्क्वायर, इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है बच्चों, इन दो इक्वेशन से हमें सोल्व करके क्या फाइंड करना है? TC की वैल्यू, सॉरी ये TC बच्चों, हमारे TC फाइंड करना है, यानी कि T की वैल्यू कौन सी है हमारी? सॉरी इसे ऊपर रखो। हाँ बच्चों, T की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 14, ये TC है। यहाँ पर कितनी है? 13, ये TC है। ये तो है सिंपल 102nd इक्वेशन। क्या करें बच्चों? देखो 1.4 है, 4.2 है, अगर हम 4.1 को डिवाइड करते हैं 1.4 से तो 3 आएगा।
है ना बच्चों। तो क्या करें, इक्वेशन 1 में हमारा 4.2 बन रहा है, इक्वेशन 2 में SC13 है, क्या बनेगा 4.2। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से। सो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या वैल्यू बनी बच्चों हमारी वैल्यू आई SC13 डिवाइडेड बाई SC14 इजिकल टू, ये दोनों कट गए, है ना बच्चों। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 माइनस 13 डिवाइडेड बाई TC का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा बच्चों, नीचे बचा हमारा 1 माइनस 14 डिवाइडेड बाई TC का होल स्क्वायर। क्या हमें दोनों की वैल्यू नहीं पता, अच्छे से पता है। 13 की वैल्यू क्या है बच्चों, TC13 की 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5, और EC13 की वैल्यू क्या है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इजिकल टू, इसका होल स्क्वायर खोल दो, 1 माइनस 13 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई TC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई TC का होल स्क्वायर। इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करा लो, ये कट के बचेगा बच्चों 3 इजिकल टू समथिंग, ये ऐसा कैसी चलेगा जब हम इसे पूरा सोल्व करेंगे। सोल्व आप कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। इसे इधर ले जाओ, दोनों का स्क्वायर खोल दो, TC की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर TC की वैल्यू कैलकुलेट करके हमारी आ जाती है बच्चों 14.47 केल्विन। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। यानी कि हमारी सबसे पहले वैल्यू मिल गई है TC की, जो कि है 14.47 केल्विन। तो हमें एक हमारा काम सोल्व हो गया, TC की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है अगला क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन। तो क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन क्या है, कोई सी भी इक्वेशन से देखो, इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं देखूं तो क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन SC0 की बात हो रही है। तो यानी कि अगर इक्वेशन 1 में मैं TC की वैल्यू रख दूं, क्योंकि SC14 की वैल्यू तो हमें पता ही है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5, तो SC0 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या रख दें, पुट TC इज इक्वल टू कितना है बच्चा हमारा 14.47, पुट कर दो, क्या आएगी SC14 की वैल्यू रख दो। SC14 की वैल्यू क्या है, SC14 की वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू, फाइंड क्या करना है बच्चों SC0 फाइंड करना है। SC0 एज इट इज 1 माइनस क्या है बच्चों 14 डिवाइडेड बाई TC क्या है हमारा 14.47 का होल स्क्वायर। भाई यही तो करना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू हमें पता ही है। SC0 क्या निकल के आ जाएगा हमारा, SC0 की वैल्यू हमारी कैलकुलेटर होकर आएगी 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर। ये आ गई बच्चों हमारी दो वैल्यूज, क्या, एक तो आ गया TC, एक आ गया HC। सिंपल, कुछ नहीं करा, इक्वेशन 1 में TC की वैल्यू पुट कर दी, और क्या किया है TC14 हमें पता ही था, गिवन था। ये तो क्या बच्चों, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट 4.2 केल्विन। अब देखो बच्चों 4.2 केल्विन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए कौन से टेम्परेचर पे, जब हमारा 4.2 केल्विन टेम्परेचर हो। तो क्या होगा बच्चों, देखो SC0 की वैल्यू क्या हमने फाइंड नहीं कर ली, SC0 की वैल्यू क्या आई है, ये क्या है बच्चों SC0, इसकी वैल्यू क्या आई है 2.19 10 टू द पावर 6 एम्पीयर पर मीटर, और T की वैल्यू क्या है इस बार 4.2, और TC की वैल्यू क्या हमें पता नहीं 14.47। तो हमने क्या करना है TC और HC0 की वैल्यू इक्वेशन स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में लिख दो, यानी कि जर्नल वाली इक्वेशन में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी SC 4.2 की वैल्यू, है ना, सिंपल बहुत। तो बच्चों किसकी वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम, तो क्या करना है अब थर्ड वाले पार्ट में हमने नाउ HC 4.2 के लिए क्या वैल्यू पुट करेंगे, SC0 की वैल्यू क्या है 2.19 10 टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस T की वैल्यू क्या है बच्चों इस बार 4.2, TC क्या है 14.47 का होल स्क्वायर
जैसे ही सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर से, इसकी वैल्यू अलग कैलकुलेट कर लो, इसकी वैल्यू अलग कैलकुलेट कर लो, तो एच सी 4.2 हमें मिलेगा 2 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर मीटर। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको, इनको अलग से कैलकुलेट कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा दो। एस सी 4.2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10⁻6। सिंपल क्वेश्चन, एक बार और समझो, बहुत आसानी से समझ जाओगे आप, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन से हमने पता लगाया कि हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, और ऑब्वियसली सुपर कंडक्टिविटी में एक ही फॉर्मूला है जो यूज होगा, उसका नाम है ये। तो यही फॉर्मूला हमेशा लगना है हर एक क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला उठाया हमने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 टेम्परेचर पे एससी की वैल्यू ये है, 13 टेम्परेचर पे एससी की वैल्यू ये है। तो हमने दो इक्वेशन अपने इसके अकॉर्डिंग बना ली, इक्वेशन 1 14 के लिए, इक्वेशन 2 13 के लिए। अब हमने फाइंड करना है टीसी। तो क्या किया, 2 को डिवाइड कर दिया 1 से। 2 को 1 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सिंपलीफाई करने के लिए कैलकुलेशन हमने इजी करनी है। कैलकुलेशन इजी करनी है तो 2 से 1 को डिवाइड करके हमें 3 मिल गया, एज इट इज चला। यहाँ से कैलकुलेशन हमने करी, कैलकुलेशन करने के बाद टीसी हमें मिला 14.47। एक काम हो गया हमारा। बच्चों कैलकुलेशन एक बार रफ पेज पे करके देख लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब हमने क्या करना है, टीसी मिल गया, दूसरा काम हमारा क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे होता है उसकी वैल्यू एससी नोट, जिसे हम बोलते हैं। फॉर्मूले में ही स्टार्टिंग में एससी नोट मिल रहा है हमें, ये यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमें पता ही है 14, यानी कि 14। देखो एससी नोट को निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी से भी जा सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 13 है, केवल बदलेगा क्या, ये वैल्यू बदल जाएगी बस, ये वाली दोनों अलग अलग दे रखी है ना। तो हमने क्या यूज किया, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू रख दी, टीसी की वैल्यू। टीसी की वैल्यू क्या है, 14.47। जैसे ही टीसी की वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन करी, इसे इधर डिवाइड करा, क्या वैल्यू आ गई, एससी नोट 2.19 10⁻6 एम्पियर पर मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट वैल्यू जो कि लास्ट है, क्या, यानी कि एससी नोट की वैल्यू 4.2 के लिए। तो 4.2 के लिए क्या, सिंपल है, अब तो जनरल इक्वेशन यूज कर लो भाई, ये फाइंड करना है 4.2 के लिए। इस बार टेम्परेचर क्या हो गया 4.2, टीसी हमने पता ही है, कैलकुलेट कर रखा है 4.47, और एससी नोट की वैल्यू क्या हमने फाइंड कर रखी है 2 इंटू 10⁻6। जैसे ही हमने फॉर्मूला पुट की दोनों वैल्यूज, कैलकुलेट किया, हमारे पास सामने वैल्यू आ गई। था ना सिंपल, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल क्वेश्चन है, जबकि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर ये आप पे करना आ गया तो आप सिंपल क्वेश्चन कर देंगे। एक सिंपल क्वेश्चन भी लेते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, सेकंड वाला। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कितनी बार एक्यूटीओ में आया हुआ है, 2008, 9, 9, 13, 14, 15, 16, है ना। अब भी आ सकता है आगे भी, यानी कि 4-5 बार जो क्वेश्चन आया हो, यानी कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इतना सिंपल क्वेश्चन है जो आप पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और आप खुद ही अनुमान लगा लेंगे करना क्या है इसमें। क्या क्या रखा है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमें दे रखा है 3.7 केल्विन, यानी कि टीसी दे रखा है। सिंपल सी बात है, क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर आ गया, उसका मतलब है टीसी दे रखा है हमें इतना। इन जीरो मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है 0.030 टेस्ला का। कितने, किस पे बच्चों, किस टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे। तो क्या आप समझ गए नहीं है क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें एससी नोट की वैल्यू है। एससी नोट क्या होता है बच्चों, 0 केल्विन पे मैग्नेटिक फील्ड। तो एससी नोट हमें दे रखा है, टीसी हमें दे रखा है, फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड द क्रिटिकल फील्ड एट 0 एट 2 केल्विन। यानी कि हमें 3 वैल्यू गिवन है, यहाँ से हमने फाइंड, हम यहाँ से हमने क्या फाइंड किया कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। गिवन है बच्चों हमें सबसे पहला टीसी। टीसी कितना गिवन है, 3.7 केल्विन, पहली बात। दूसरा गिवन है बच्चों एससी नोट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट 0 केल्विन, ये वाला क्या है बच्चों, ये 0.0306 टेस्ला। और तीसरी चीज क्या गिवन है हमें, टेम्परेचर, जिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्रिटिकल फील्ड फाइंड करना है, क्या है बच्चों वो 2 केल्विन। तो ऑब्वियसली कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि है SCT इक्वल टू SC नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी सी का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, HCT जो कि हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू SC नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी सी का होल स्क्वायर।
करना क्या है, सारी वैल्यू पुट करो, वैल्यू निकाल दो, इससे सिंपल क्या होगा, एच सी टी इज इक्वल टू एच सी नोट की वैल्यू क्या है 0.0306, 1 माइनस टी की वैल्यू क्या है 2 केल्विन, टीसी की वैल्यू क्या है 3.7 केल्विन का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करो और एस सी नोट की वैल्यू निकाल लो। एस सी टी सॉरी एस सी टी की वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने 0.0217 टेस्ला। खत्म बात। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ, बात खत्म हुई। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि उसमें ट्रिक लग रही है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तीन वैल्यूज को। ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपने अगर पहला क्वेश्चन कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन सुपर कंडक्टिविटी का कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी यूनिट 5 का। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नैनो टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है और प्रेजेंट भी है ना बच्चों। तो इसको समझना, इसको जानना, इसमें नॉलेज रखना इंटरेस्टिंग है और रखनी भी चाहिए आपको, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। क्या होता है बच्चों बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि हम बहुत ही लो डायमेंशन पे जाके किसी भी चीज का स्टडी करने को हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यानी कि नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी। अब बच्चों ये चीजें समझनी है, सबसे पहले 2 नंबर पे क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, साइंस क्या होती है नैनो, और नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। नैनो साइंस क्या होती है बच्चों, जहां पर हम स्टडी करते हैं, मटेरियल बनाते हैं नैनो लेवल के, है ना। हमने कोई भी मटेरियल बनाया जिसकी डायमेंशन 10⁻⁻9 है, मीटर की है, यानी कि वो लाई करता है 1 से 100 नैनोमीटर तक, तो वो क्या कहलाया जाएगा बच्चों, नैनो मटेरियल। यानी कि नैनो साइंस में हम ऐसे नैनो मटेरियल बनाते हैं जिनकी डायमेंशन इतनी हो, और इसकी स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, उसकी कैसी कैसी प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या फिर अदर प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी हम वहाँ पर स्टडी करते हैं, वो हुई नैनो साइंस। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है बच्चों, उन मटेरियल्स का, यानी कि उस नॉलेज का यूज करके हम डिवाइस बनाएंगे, हम अपने गैजेट्स बनाएंगे जिससे हम अपनी लाइफ को आसान बना सके, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली। तो नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो साइंस में डिफरेंस पता चल गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को बदल रही है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। भाई नैनो की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि बहुत ही बारीक चीजों की तरफ जा रहे हैं, और हमारी चीजें हम और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ऐसा क्यों, ऐसा हो क्या गया है इसमें कि हम नैनो लेवल पे जितने भी जाते जा रहे हैं हमें और बेहतरीन रिजल्ट मिलते जा रहे हैं, हमारा और फिनोमिना स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हमारे मोबाइल्स की चिप्स जितनी भी नैनोमीटर पे फैब्रिकेट होती है बच्चों, वो उतना ही मल्टीमीडिया मोबाइल होता है, उतना ही बेहतरीन फीचर्स उसमें आते हैं, है ना बच्चों। जैसे कि एग्जांपल आपके पास है एप्पल का फोन, है ना, एप्पल के लैपटॉप, उनके चिप्स जो फैब्रिकेटेड है वो नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि बहुत कम नैनोमीटर पे उनके चिप्स फैब्रिकेटेड हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि वो उन्होंने और भी ज़्यादा साइज घटाया और भी ज़्यादा कमाल की चीज़ हो गई। ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। तो बच्चों बेसिकली हम सबसे पहले इसी पे ध्यान देते हैं कि होता क्या है जब हम नैनो की तरफ जाते हैं। एक एग्जांपल से समझो बच्चों, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिससे आपको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। समझो एक हमारे पास 500 पेज का बंडल है, रिम जिसे बोलते हैं, उसमें 500 पेजेस हैं। उस 500 के 500 पेज को आपने छत पे रख दिया, यानी कि आप ऐसा समझो कि वो ऐसे सोलर सेल का काम कर रहा है, सोलर सेल हम बना रहे हैं उस 500 के 500 पेज से। यानी कि आपने पूरा बंडल लिया, सर्किट से जोड़ा किसी भी तरीके से, समझो कि वो पेज नहीं है, मेटल के पेजेस हैं, ऐसा समझ लो, क्या दिक्कत है, 500 पेज वो आपने छत पे रख दिए। अब सोलर सेल कैसे काम करती है बच्चों, उस पर धूप पड़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी गेट करते हैं किससे, सन से, लाइट से, फोटोन से, और वो इजेक्ट हो जाते हैं अपनी सेल से और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही करंट इलेक्ट्रॉन चलते हैं करंट बनता है, उसे ही हम सोलर सेल बोलते हैं। तो बच्चों क्या हमारे जो ऊपर वाला पेज है उस बंडल का, पूरे के पूरे 500 पेज के ऊपर वाला जो पेज है, क्या सोलर सेल में केवल वही काम नहीं करेगा, करेगा क्या नहीं, सिंपल बात है। क्या हमारे 499 जो पेज हैं क्या वे
अनयूजेबल नहीं है अभी तक, वे यूज में आ रहे हैं क्या? नहीं, हमारा तो एक ही पेज काम में आ रहा है पूरे बंडल में, तो ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो यानी कि इसका मतलब है कि हम बल्क में यानी कि वॉल्यूम में जब किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं तो हमारे जो नीचे के दबे हुए पार्टिकल हैं वो काम में नहीं आ पाते। अब एक काम करते हैं, उस 500 के 500 पेज को छत पे फैला देते हैं, देखो कितनी दूर तक छत को कवर करेगा सोलर पैनल, बहुत दूर तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 के 500 पेज पे धूप पड़ रही है, 500 के 500 पेज के एटम काम में आ रहे हैं और हमारी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा एनहांस हो जा रही है। कितने गुना? 500 टाइम्स। क्या हो गई? नहीं, ऑब्वियसली हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम सिंपल सा ऐसा समझते हैं कि अगर हम कंपेयर करें एक पेज की हाइट को उस बंडल से, क्या नेग्लिजिबल नहीं है? यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हमने पूरे वॉल्यूम में से एक डायमेंशन को हटा दिया है। अगर हम वॉल्यूम में से हाइट को हटा दिया, अगर हम वॉल्यूम में से हाइट को हटा दें तो हम वॉल्यूम पे नहीं सरफेस पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब हम वॉल्यूम से सरफेस पे जाने की टेक्नोलॉजी को या फिर रिसर्च को या फिर साइंस को नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यानी कि जब हम वॉल्यूम को खत्म करके अपने एटम्स को सरफेस पे लाना शुरू करें, यानी कि वॉल्यूम घटाकर सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करें और बढ़ाएं, तो हमारे सारे एटम्स सरफेस पे आके रिएक्टिविटी करते हैं, रिएक्शन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज में, विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, और अलग अलग बहुत अलग अलग एप्लीकेशन में हम उसको यूज करते हैं जिससे हमारी डिवाइस बनती है। सिंपल डेफिनेशन आपको बच्चों समझ में आई इस एग्जांपल से? ऐसे ही हम समझेंगे अभी। क्या बच्चों, जब हम एनालाइज करते हैं किसी भी सिस्टम को या किसी भी मटेरियल को डेप्थ में जाके, तो हमें जानने को मिलता है कि हमारे मोस्टली पार्टिकल कैसी शेप रखते हैं? स्पेरिकल। तो मैं ये मान लेता हूँ कि हमारा स्पेरिक कोई भी पार्टिकल है जो कि स्पेरिकल शेप रखता है और किसी मटेरियल में है, तो क्या उसमें बहुत सारे एटम्स नहीं होंगे? भाई बहुत सारे एटम होंगे जिसके रेडियस मैंने मान ली 1 r है। तो बताओ बच्चों, एक का वॉल्यूम क्या होगा? स्पेयर का वॉल्यूम हमें बताया बच्चों क्या होता है? वॉल्यूम होता है स्पेयर का 4/3 पाई आर की क्यूब। अब अगर मैं मान लूं कि इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो Vn हो जाएगा और n नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ये हुआ टोटल वॉल्यूम किसका? n नंबर ऑफ पार्टिकल का वॉल्यूम हो गया। ऐसे ही अगर हम सरफेस की बात करें तो हमारा बच्चों सरफेस क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों स्पेयर का? वो होता है बच्चों 4πr का स्क्वायर। और अगर हम नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि नंबर ऑफ एटम इन सरफेस, तो हमारा बन जाएगा Sn। अब अगर हम इक्वेशन 1 अगर हम जो हमने बनाई है इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो तो क्या आता है बच्चों हमारे पास? Vn डिवाइडेड बाई Sn, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन सरफेस इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे तो काट के हमारा बचेगा r/3। ये कमाल का रिजल्ट है, ये कमाल का फॉर्मूला है, इससे ही आप पूरी नैनो टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेन कर सकते हैं केवल इस फॉर्मूले के बेस पे। जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है एक एग्जांपल लेके पूरे 500 पेज के बंडल का, आपको इसमें दिख रहा है वो क्या है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर सिंपल सा आपको देखने को मिल रहा है कि अगर हम रेडियस घटाएं, रेडियस घटाने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली नैनो साइज में हम जा रहे हैं, यानी कि साइज घटाता जा रहे हैं किसका? एटम का। रेडियस घटाने का मतलब साइज ही घटाना है एटम का। अगर हम साइज को घटा रहे हैं एटम की, तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एटम सरफेस पे ज्यादा आते जा रहे हैं। ऑब्वियसली जैसा आपने समझाया अभी 500 पेज के बंडल के थ्रू, तो यानी कि हमारा नंबर ऑफ एटम जब सरफेस पे ज्यादा आएंगे तो हमारी रिएक्टिविटी बढ़ेगी उस सिस्टम की, और रिएक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी उसकी, और इफिशियंसी बढ़ने का मतलब है हमारी एनर्जी कम कंज्यूम करेगा वो टेक्नोलॉजी जिससे भी बना होगा, और उसका फायदे ही फायदे हैं। तभी तो हम नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं बच्चों। तो एक ही फायदा नहीं है, मल्टीपल एप्लीकेशन है इसकी, जो कि एप्लीकेशन में पढ़ेंगे हम अभी आगे। तो बच्चों सिंपल समझ लिया हमने कि नैनो टेक्नोलॉजी आकर है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं और इससे होता क्या है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि साइज घटाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सिंपल कहानी इसकी ये है। ये तो हुआ बच्चों इंट्रोडक्शन नैनो टेक्नोलॉजी का।
अब आते हैं हम, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो साइंस क्या होती है, और डिफाइन करो कि जब हम साइज को घटाते हैं तो हमारा क्या असर पड़ता है प्रॉपर्टीज पे, कि हमारी प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है, क्या क्या प्रॉपर्टी इनहांस हो जाती है और क्यों हो जाती है। आपको कारण समझ में आ गया होगा। अगर हम साइज को रिड्यूस करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ एटम सरफेस पे उतने ही ज्यादा आएंगे, और जितने ज्यादा एटम सरफेस पे लाई करेंगे हमारी रिएक्टिविटी उतने ही गुना बढ़ती चली जाएगी। चाहे उसको एप्लीकेशन में ले हम सोलर सेल बनाने में, चाहे हम ले चिप फैब्रिकेट करने में, मोबाइल बनाएं, उससे लैपटॉप बनाएं, या फिर अदर सेंसर्स बनाएं जो कि हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकती है। ये 7 नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ना भी आए तुम्हारे नॉलेज के लिए तो है ही। तुम दूसरों को बताओ इस बारे में कि क्यों पढ़ रहे हैं हम। समझ रहे हैं बच्चों? अब हम समझते हैं आगे वाले क्वेश्चन, यानी कि आगे पढ़ते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को, जो कि है बच्चों ब्रांचेस, यानी कि हमारे नैनो पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं, नैनो पार्टिकल्स हम किस तरीके से बना सकते हैं, वो अगला क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे कितने टाइप के हैं नैनो पार्टिकल्स, यानी कि नैनो मटेरियल्स कितने टाइप के हैं, उनको कैसे करेक्टराइज करें, उनको कैसे डिफाइन करें। उसके लिए बच्चों एक जर्नल, हमारी डेफिनेशन जर्नल एक वर्ड है, उसका नाम है क्वांटम कन्फाइनमेंट, जो कि बहुत बेहतरीन फिनोमिना है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फिनोमिना है, और इसको नोबेल प्राइज मिल रहे हैं कंटिन्यूस। 2010 का नोबेल प्राइज एक मिला, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से मिला, और 2023 या 22 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का मिला है, इन्हीं इसी फिनोमिना पे बेस। समझ रहे हैं आप कितनी कमाल की चीजें हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही कमाल की हैं। तो समझते हैं बच्चों हम क्या क्वांटम कन्फाइनमेंट अपना क्या होता है बच्चों, कन्फाइनमेंट या क्वांटम कन्फाइनमेंट। बच्चों क्वांटम होता है जब हम किसी भी चीज की स्टडी बहुत ही लोअर लेवल पे जाकर करते हैं, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी की एक तरीके से लोअर डायमेंशन पे हम किसी भी चीज को, किसी भी चीज की नॉलेज गैदर करना, क्वांटम मैकेनिक्स है वो। फर्स्ट यूनिट आपकी वो भी बहुत अच्छी पढ़ाएंगे हम। लेकिन कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है? कन्फाइनमेंट का मतलब है कन्फाइन करना, यानी कि रोकना किसी को, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को किसी डायमेंशन में ना जाने देना। अगर हम बच्चों बल की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो उसमें 3 डायमेंशन होती हैं, एक्स वाई जेड। भाई हाइट होती है, विड्थ होती है, और लेंथ होती है उसकी कुछ। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी है, इस तरीके से मटेरियल बनाने हैं कि वो किसी एक डायमेंशन, 2 डायमेंशन या तीनों डायमेंशन में जाने से रुक जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कन्फाइंड कर सके हम, उसकी मोशन को कंट्रोल कर सके हम। और अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन कंट्रोल करनी हमारे पे आ गई, जो कि आ गई है, वो कमाल की टेक्नोलॉजी है बच्चों, उसी से तो कमाल हो रहे हैं आज। समझ रहे हैं बेटा? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, क्वांटम कन्फाइनमेंट। क्या है बच्चों ये क्वांटम कन्फाइनमेंट? यानी कि अलग अलग मटेरियल को करेक्टराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ कन्फाइनमेंट, यानी कि रोकने की प्रोसेस पे डिफाइन है ये। सबसे पहले हम क्या लेते हैं बच्चों, समझो। सबसे पहले मैंने मान लिया हमारे पास बल्क मटेरियल है कोई, भाई बल्क मटेरियल तो ऑब्वियसली 3 डायमेंशन लाई करता होगा, एक्स वाई जेड, मैंने मान ला ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो यानी कि कितनी डायमेंशन में है ये, 3 डायमेंशन। कितनी डायमेंशन कन्फाइंड हुई यहाँ पर, रोका किस डायमेंशन में जाने से इलेक्ट्रॉन को, किसी में भी नहीं। तो यानी कि कन्फाइनमेंट कितनी डायमेंशन में हुआ, 0। तो यानी कि कन्फाइनमेंट क्या है, 0। और कितने कितने डायमेंशन में बात कर रहे हैं, 3D में, इसको हम बल्क भी बोल देते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 500 बंडल की, यानी कि सॉरी एक बंडल की जिसमें 500 पेज है, उस तरीके से है, जिसकी हाइट भी है जेड। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे 500 बंडल में से एक पेज खींच लेते हैं, एक पेज अलग निकाल लिया। क्या उस बंडल के कंपैरिजन में उस पेज की कुछ हाइट है? नहीं है। यानी कि हमने जो पेज निकाला है, यानी कि हमने जो बनाया है मटेरियल, अगले वाला जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, जो फर्स्ट है, ये सेकंड है, वो कैसा होगा बच्चों, एक सीट टाइप,
है ना, या फिर हम बोल देते हैं इसे वेल टाइप, यानी कि क्वांटम वेल भी बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम है, इसे नैनो सीट बोल दो, क्वांटम वेल बोल दो, या फिर सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं बताऊं तो इसे हम बोलते हैं ग्राफीन। ग्राफीन क्या होता है बच्चों पता है? कमाल का मटेरियल, 2010 का नोबेल प्राइज है इस पे, 2010 का नोबेल प्राइज मिला है कैसे? ग्राफीन को। ये क्या था बच्चों? सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम। जब कार्बन एटम एक सिंगल लेयर में बिछ जाएं, यानी कि उनकी हाइट कुछ ना बचे, केवल उसमें एक्स और वाई डायरेक्शन हो, उसे बोलते हैं हम नैनोसीट या ग्राफीन, या फिर क्वांटम वेल। क्वांटम वेल बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसे क्वांटम वेल बोल दो। क्वांटम वेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वांटम वेल पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है डिफाइन द क्वांटम वेल एंड क्वांटम डॉट, तो हम डिफाइन कर देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? क्वांटम वेल क्या होगी बच्चों? जब हम बल्क से एक डायमेंशन को कन्फाइंड कर देते हैं तो हमारी 2 डायमेंशन की स्ट्रक्चर बचती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्वांटम वेल बोलते हैं, या फिर नैनोसीट बोल दो, क्या दिक्कत हो रही है? नैनोसीट भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो नैनोसीट बोल दो, क्वांटम वेल बोल दो, तुम्हारे ऊपर है। तो बच्चों ये डायमेंशन कितनी हो गई? 2D। कितनी डायमेंशन कन्फाइंड हो गई? कन्फाइनमेंट कितने डायमेंशन में हुआ? 1 डायमेंशन में। 2D डायमेंशन में स्ट्रक्चर है, 1 डायमेंशन हमने कन्फाइंड कर दी इसकी, हमने नैनोसीट बना दी, एक पेज जिसे बोल रहे हैं हम, या फिर ग्राफीन बोल रहे हैं अगर हम कार्बन एटम ले रहे हैं। अब बच्चों एक काम करो, ये जो सीट बनी है हमारी, इसको रोल कर दो। अगर हमने इस सीट को रोल कर दिया तो क्या हमारे पास एक वायर नहीं आ जाएगा, या फिर एक एक तरीके से हमारे पास ट्यूब नहीं बन जाएगी एक, है ना बच्चों? अगर गैप है बीच में तो ट्यूब, अगर गैप नहीं है तो वायर। तो क्या बना बच्चों? अगर हमने इसको रोल कर दिया तो हमारे पास बनी या तो एक वायर बोल दो उसे ऐसा, या फिर उसे ट्यूब बोल दो। तो इसे बोलते हैं बच्चों नैनो ट्यूब या फिर नैनो वायर। तो क्या कितने डायमेंशन में आ गया बच्चों ये? तो ये तीसरा है बच्चों, ये कितने डायमेंशन में आ गया? ये आ गया बच्चों नैनो ट्यूब बोलते हैं इसे। कार्बन नैनो ट्यूब बोल दो अगर कार्बन की बनी है, और अगर दूसरे मटेरियल की बनी है तो वो हो जाएगी दूसरे मटेरियल की ट्यूब, लेकिन नैनो ट्यूब ही रहेगी। या फिर नैनो वायर, नैनो वायर भी बोल सकते हैं आप। कितने डायमेंशन है बच्चों इसकी? 1D। कन्फाइंड कितनी हुई? कन्फाइनमेंट कितने डायमेंशन में हुआ? 2 डायमेंशन में। यानी कि अगर हम बल्क से 2 डायमेंशन को कन्फाइंड कर दें, यानी कि 2 डायमेंशन हटा दें उससे, तो हम एक वायर में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वांटम वायर, या फिर नैनो ट्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर नैनो वायर भी बोल सकते हैं, जो कि 1 डायमेंशन में होता है। ये बन गया बच्चों हमारा। अब आ जाओ फोर्थ फिनोमिना पे, जिसको 2022 या 21 देख लेना, 23 में शायद केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है। वो क्या है बच्चों? अब एक काम करो, जो हमारे पास वायर बना है या नैनो सीट जो हमने रोल करके बनाई थी, उसको सिंक कर दो, उसको भींच दो ऐसे। जब हम उस तरीके से भींचेंगे तो क्या होगा बच्चों? क्या डोट नहीं बचेगा एक छोटा सा? किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे हम? एक छोटे से डोट में, यानी कि हमने सारी डायमेंशन खत्म कर दी, हमने इलेक्ट्रॉन को कहीं भी घूमने लायक नहीं छोड़ा, हमने उसको कैद कर लिया है। और उस जेल का नाम है जिसमें हमने उस इलेक्ट्रॉन को डाला है, क्वांटम डॉट। क्या है बच्चों ये है बच्चों हमारा क्वांटम डॉट्स। ये कितने डायमेंशन है बच्चों? 0D डायमेंशन। और कितनी डायमेंशन कन्फाइंड हुई? कन्फाइनमेंट कितनी डायमेंशन में हुआ? 3 डायरेक्शन में। ये क्या बन गया है हमारा? नैनो क्वांटम डॉट। नोबेल प्राइज कौन से ईयर में है? 2000 या तो 22 में है या फिर 23 में, देख लेना। नोबेल प्राइज वर्क है ये बच्चों केमिस्ट्री का। 2 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। एक नोबेल प्राइज मिला हमें किस पे बच्चों? नैनोसीट या ग्राफीन पे। एक नोबेल प्राइज मिला हमें क्वांटम डॉट पे। क्वांटम डॉट एक बहुत बेहतरीन फिनोमिना है बच्चों। हम क्वांटम डॉट कार्बन के या किसी मटेरियल के क्वांटम डॉट अगर हम बना लें, जो कि बना चुके हैं बहुत सारे साइंटिस्ट, तो हम उससे बहुत सारे फिनोमिना होल्ड कर सकते हैं। एक बात सोचो बच्चों, अगर हमने इलेक्ट्रॉन की मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या इलेक्ट्रॉन की मोशन से ही हमारे बहुत सारे फिनोमिना होल्ड नहीं हो रहे? जैसे कि बच्चों बैंड गैप,
भाई बैंड गैप क्या होता है? अगर बैंड आपस में कंडक्शन और वैलेंस बैंड मिले हुए हैं तो क्या है वो? कंडक्टर। अगर थोड़ा सा गैप है, सेमीकंडक्टर। अगर बहुत सारा गैप है, इंसुलेटर। तो क्या इलेक्ट्रॉन की मोशन से फ्लक्चुएट नहीं हो रहे बैंड गैप? और इलेक्ट्रॉन को ही हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि हमारे हाथ में है वो। तो क्या हम बैंड गैप मैनिपुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या हम बैंड गैप के बेसिस पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते? किसी मटेरियल के कलर चेंज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी हम अपने यूज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम डॉट। समझ रहे हैं बच्चों? कमाल की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं ये सब चीजें। इस चीज पर आ जाओ जो कि हमारी ग्राफीन है, जो कि नैनो सीट है या क्वांटम वेल बोल रहे हैं। ये बहुत कमाल की चीज है बच्चों, ग्राफीन, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, है ना? जब प्रॉपर्टी आएगी हमारी नैनो मटेरियल्स की, तब हम ग्राफीन सीट को लेकर इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे क्या क्या होती है। तो बच्चों ये होते हैं हमारे क्वांटम कन्फाइनमेंट। ये होता है क्वांटम कन्फाइनमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन में आया, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, इतने कैपेबल हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी चीज से डिपेंडेंसी हटाना ही फ्रीडम बोलते हैं। किसी भी बुक से, किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी गुरु से, किसी भी चीज से डिपेंडेंसी हटाना ही नॉलेज होता है। वो नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। नॉलेज लो, इसको बढ़ाते जाओ। अच्छी अच्छी बुक पढ़ो, अच्छे ऑथर को पढ़ो, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, डिस्कशन करो अपनी चीजों में। तब आते हैं मजा, तब आता है एंजॉय जीने में। समझ रहे हैं बच्चों? ये हैं चीजें, कितनी बेहतरीन चीजें हैं। इसमें है कुछ नहीं जो कि हमें पढ़नी चाहिए, ऑब्वियसली पढ़नी चाहिए। ये क्या बच्चों? क्वांटम कन्फाइनमेंट। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है? 2 नंबर का क्वेश्चन पहला बन सकता है, व्हाट इज द क्वांटम वेल और व्हाट इज द क्वांटम डॉट। क्या होते हैं क्वांटम वेल और क्वांटम डॉट, क्या बताएंगे आप? क्वांटम वेल में हम 2 डायमेंशन को, 1 डायमेंशन को कन्फाइन कर देते हैं वॉल्यूम से, तो ये आ जाती है 2 डायमेंशन में। इसे हम नैनो सीट भी बोलते हैं। सिंपल 2 लाइन की डेफिनेशन यही लिखनी है, डायग्राम यही बनाना है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वांटम डॉट पे। ये क्या होता है? जब हम तीनों डायमेंशन को कन्फाइन कर देते हैं तो हम 0D में कैद हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन 0D में कैद हो जाता है, उसको बोलते हैं क्वांटम डॉट। सिंपल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और क्या आ सकता है? व्हाट इज द क्वांटम कन्फाइनमेंट, जो कि आपका पूरा का पूरा हमने डिस्क्राइब कर दिया है। सिंपल है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आगे की, यानी कि नैनो मटेरियल को फैब्रिकेट कैसे किया जाएगा। भाई ये तो हमने करेक्टाइजेशन, ये तो हमने पढ़ लिया कि कितने टाइप के होते हैं, लेकिन हमने ये भी तो पढ़ना है कि बनाएंगे कैसे, है ना बच्चों? तो अब बचते हैं हमारी 2 टेक्निक्स। हमने मोटे मोटे तौर पे 2 टेक्निक्स यहाँ पर पढ़नी है बच्चों। अब हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं इस यूनिट में, जिसका नाम है, पहले का बॉटम अप टेक्निक एंड दूसरे का टॉप डाउन टेक्निक। मतलब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि करेक्टराइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम नैनो मटेरियल्स के। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं और जो कि आपके एग्जाम में सीधे उठ के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं बन के। क्या आते हैं? डिफाइन द बॉटम अप टेक्निक एंड आल्सो डिफाइन द सोल्जल मेथड। बॉटम अप टेक्निक को बनाने के लिए सोल्जल मेथड यूज होता है, टॉप डाउन टेक्निक के लिए सीवीडी मेथड यूज होता है। 1 बाय 1 समझ लेते हैं, है क्या ये? बहुत ही सिंपल में बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसको समझेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है बॉटम अप टेक्निक। बॉटम अप का मतलब ही क्या है? बॉटम से अप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि छोटे पार्टिकल हैं उसको मिलाकर हम क्लस्टर बना रहे हैं। क्लस्टर बनाने के बाद हम नैनो पार्टिकल ग्रो कर रहे हैं। नैनो पार्टिकल की शेप कुछ भी हो सकती है, जो कि हमने पढ़ लिया है क्वांटम कन्फाइनमेंट में। 1D हो सकती है, 2D हो सकती है, 3D हो सकती है, 0D हो सकती है। क्या ले रहे हैं? एटम्स ले रहे हैं, यानी कि बॉटम अप जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या लेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम। क्या है? एटम्स। एटम्स लिया, आपस में मिलाया, क्या बना? बहुत सारे एटम्स को मिलकर क्लस्टर बनेगा। एक क्लस्टर में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन क्लस्टर को मिलाया आपस में तो क्या बना? नैनो पार्टिकल या नैनो स्ट्रक्चर ग्रो हो गई। अब ये नैनो स्ट्रक्चर सीड्स में भी हो सकती है, किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकती है जो भी हम ग्रो करना चाह रहे हैं। चलिए अब इस बॉटम अप टेक्निक की क्या अप्रोच है, इस तरीके से हमें लिखना है कि क्या क्या हो रहा है, वो उसको ही हमने अपनी कॉपी में लिखना है, सिंपल पेपर में। और इसका पूरा का पूरा जो मेथड है लिखने का, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब कुछ नोट्स में हम प्रोवाइड करने हैं। उसको नोट्स को आपको रीड आउट करना है बस। क्या मेथड है हमारा? सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है सोल्जल मेथड। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथडों में से एक है। क्या करना है इसमें, जिससे नाम से इसका डिफाइन है, सोल जेल, यानी कि सबसे पहले सोल बनाओ, सोल्यूशन बनाओ, किसी भी सॉल्वेंट को डिसॉल्व करो, किसी भी एलिमेंट को डिसॉल्व करो किसी सॉल्वेंट में, उसका जेल बना दो।
सोल जेल मेथड। अब फिर जेल को क्या करना है भाई, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, उसको क्या करो, उसका जेल बना दो। जेल को क्या करो, ड्राई जेल बना दो। ड्राई जेल को क्या करो, ग्राइंडिंग कर लो उसकी। ग्राइंडिंग करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, नैनो पार्टिकल मिल गए, है ना। बहुत सिंपल। जैसे कि हमने आयरन पार्टिकल बनाने, आयरन ऑक्साइड को के नैनो पार्टिकल हमने ग्रो करने, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, प्रीकर्सर लेना पड़ेगा। प्रीकर्सर केमिस्ट्री का एक वर्ड है, इसको क्या, इसमें इसे क्या कहते हैं, प्रीकर्सर होता है यानी कि बेसिक एलिमेंट जिससे वो मिलकर बना है, जिसमें वो अवेलेबल है। जैसे कि आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बहुत सारी चीजों में अवेलेबल है, लेकिन उनमें से एक है हमारा FeSO4 फेरस सल्फाइड, यानी कि फेरस सल्फाइड को लेना है हमें, उसमें आयरन अलग करना है, उसको डिजोल्व कर देना है किसी भी सॉल्वेंट में जिसमें वो डिजोल्व हो रहा हो। यानी कि प्रिकर्सर में क्या लिया, सबसे पहले FeSO4, उसे वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व कर दिया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन सिंपल बन गया है FeSO4 का। उसके बाद क्या करना है हमें, उसे ड्राई कर देना है, उसको एक तरीके से जेल पोजीशन में ला देना है, उसका जेल बना देना है। जेल बन गया, हमें जेल से कुछ मतलब नहीं है, हमें नैनो पार्टिकल चाहिए। क्या करा, और ड्राई कर दिया, तो क्या हुआ, इसका ड्राई जेल बन गया। ड्राई जेल को ग्राइंडिंग कर दिया, ग्राइंडिंग यानी कि पीस दिया। पीसने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, किसका, आयरन ऑक्साइड का। क्यों, क्योंकि वाटर में अगर डिसोल्व किया गया होगा FeSO4 को, तो वो वाटर से रिएक्शन करके उसने ऑक्सीजन अडॉप्ट किया होगा और FeSO4 अलग कर दिया होगा, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड। ये एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सोल जेल में, जिसके थ्रू हम बना सकते हैं अलग अलग नैनो पार्टिकल्स को, अलग अलग नैनो मटेरियल्स को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोल जेल। इसके फायदे क्या हैं सोल जेल के, बहुत सारे फायदे हैं। सबसे सिंपल फायदा ये है कि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, इससे सिंपलेस्ट मेथड नहीं है। सिंपल, क्या करना है, सॉल्यूशन, फिर जेल बनाना है, ड्राई कर देना है, ग्राइंड कर देना है, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। इसके थ्रू हम नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ नैनो पार्टिकल्स को ग्रो कर सकते हैं। साइज इसमें बहुत कम मिलता है हमें, नैनो साइज। तो इसके ये 3-4 एडवांटेज हैं। अब आते हैं अपनी दूसरी टेक्निक पे, जिसका नाम है टॉप डाउन टेक्निक। अब टॉप डाउन टेक्निक क्या है, जिसके भी नाम से बिल्कुल एकदम डिफाइन हो रहा है, ये एकदम अपोजिट है किसका, बॉटम अप का। यानी कि हमें यहाँ पर टॉप से चलना है, यानी कि पहले से ही हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होंगी, उनको तोड़कर हमें डाउन लाना है। इसको समझो, ये क्या था, जैसे कि हमने स्मॉल एटम से चले थे और बड़ा स्ट्रक्चर बना ली थी। मतलब स्मॉल एटम, जैसे कि हमने घर बनाना है, तो घर के लिए स्मॉलेस्ट इकाई क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट चीज क्या है, ईंट। ईंट को लेंगे, जोड़ जोड़ के क्लस्टर बनाएंगे, उसको जोड़ जोड़ के क्या बना लेंगे, एक बड़ा घर बना लेंगे, यानी कि नैनो स्ट्रक्चर ग्रो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले से ही हमारे पास बल्क मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि उसको तोड़कर हमें नैनो पार्टिकल्स बनाने। जैसे कि कोई चौक है, चौक की एक अपनी स्ट्रक्चर है, यानी कि बल्क मटेरियल है, उसको हमने तोड़ा, किसी तरीके से ग्राइंड करा, कोई ऐसा मेथड अपनाया जिससे वो इतना ज्यादा टूट जाए आपस में उसके पार्टिकल के, वो नैनो पार्टिकल बना दे। भाई सबसे पहले तोड़ा होगा तो क्लस्टर बने होंगे, क्लस्टर के बाद और अगर उसको फाइन तोड़ेंगे तो नैनो पार्टिकल बन जाएंगे। सिंपल मेथड है। तो टॉप डाउन में क्या करते हैं, टॉप से डाउन की तरफ, यानी कि बल्क से नैनो पार्टिकल की तरफ हम आते हैं। इसको बनाने की क्या मेथड है, इसको बनाने का मेथड है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CVD। इसकी फुल फॉर्म क्या है, C से केमिकल, V से वेपर, D से डिपोजिशन। यानी कि कोई केमिकल लो, उसको वेपराइज करो, उसको डिपोज कर दो। डिपोज करना मतलब किसी भी सबस्ट्रेट पे या किसी भी ऐसे सरफेस पे डिपोज कर देना उस नैनो पार्टिकल को जहां पर हमें चाहिए, वो जहां पर उसकी थिन फिल्म हमें नीड है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर डिजोल्व, यहाँ पर हम बनाना चाहें कार्बन की सिंगल लेयर, कार्बन की सिंगल लेयर को बच्चों क्या कहते हैं, कार्बन की सिंगल लेयर को ग्राफीन बोलते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे अभी। बहुत ही ट्रेमेंडस प्रॉपर्टीज रखती है ग्राफीन, 2010 में नोबेल प्राइज है इसे, केमिस्ट्री का। तो CVD में क्या करेंगे, केमिकल लेंगे। केमिकल कौन सा लिया भाई, केमिकल ऐसा ही तो लेना पड़ेगा जिसमें कार्बन हो, क्योंकि कार्बन की सिंगल लेयर ही तो डिपोज करनी है। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर डिपोज किए जा सकते हैं, उसमें से सिंगल एक हम चूज कर रहे हैं ग्राफीन को बनाना CVD के थ्रू। क्या किया, ऐसी गैस ले ली जिसमें कार्बन हो, कार्बन किसमें होता है, CH4 में,
तो CH4 गैस ले ली, लेकिन उसके साथ साथ एक कैरियर गैस भी लेते हैं H2। कैरियर गैस क्यों लेते हैं? जिससे हमारा CH4 गैस का पूरा होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूशन हो पूरे के पूरी ट्यूब में। पता चला हमने CH4 छोड़ी और उसके साथ कोई कैरियर गैस ना छोड़ी, तो क्या होगा? पता चला कहीं पे ज्यादा लेयर डिपोज हो गई, कहीं पे कम हो गई डिपोज। और अगर कहीं पे ज्यादा लेयर डिपोज हो गई कार्बन की, तो वो ग्राफीन नहीं होगी, वो ग्रेफाइट बन जाएगा। नंबर ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम्स क्या बोलते हैं उसे? ग्रेफाइट, ना कि ग्राफीन। बनानी ग्राफीन है तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एक कैरियर गैस चूज करते हैं। H2 इसलिए चूज करिए क्योंकि वो CH4 से रिएक्शन करके कार्बन अलग कर देती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर फर्नेस का लिया है हमने? फर्नेस का 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर लिया है। ये वेरी कर सकता है टेम्परेचर मटेरियल टू मटेरियल। पता चला हमने दूसरा मटेरियल ले लिया और वो 700 या 800 डिग्री पे कोई भी रिएक्टिविटी नहीं दे रहा, रिएक्शन नहीं कर रहा वो, तो हमने हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा या फिर लो भी ले सकते हैं। तो ये टेम्परेचर कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इन द केस ऑफ ग्राफीन ये फिक्स है, यानी कि 700 से 800 पे काम हो जाता है हमारा। आगे गए, जब कैरियर गैस हमने ली और CH4 ली, तो कैरियर गैस ने CH4 के साथ रिएक्शन करी और कार्बन अलग कर दिया और बची हुई गैस आउटलेट से बाहर चली गई। हमारी बची हुई गैस क्या होगी? H2 गैस होगी जो बाहर चली गई। यहाँ पर कार्बन एटम बचे जो कि डिपोज हो गए हमारे सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट किसे बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं जो भी हम सरफेस ले रहे हैं जिसपे हमने पार्टिकल को ग्रो करना है, जिसपे हमने थिन फिल्म बनानी है। अब वो कैसा हो? वो बस ऐसा चूज करना पड़ेगा हमें जो कि 700 से 800 डिग्री पर सस्टेन कर जाए। पता चला हमने ऐसा कोई सबस्ट्रेट ले लिया जो कि इतने डिग्री पर मेल्ट हो जाता है, तो उसका फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, सारा प्रोसेस खत्म हो गया। तो मतलब सबस्ट्रेट क्या है? जिस पर हम डिपोजिशन ले रहे हैं किसी थिन फिल्म का। और यहाँ पर क्या बन गई हमारी? ग्राफीन की सिंगल लेयर, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम बन के तैयार हो गई। ये है सिंपल मेथड ऑफ, इसे है सिंपलेस्ट मेथड CVD का। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं, बस इसे क्या करना है, हमें सिस्टमेटिक तरीके से इसका डायग्राम समझना है। इसके सारे सिस्टमेटिक तरीके से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डालकर हमें इसके पॉइंट्स बता देने हैं कि क्या हम करते हैं CVD में। बस ये करना है हमें, जो कि आपके नोट्स में अवेलेबल है। अब समझ लेते हैं एक बात कि CVD क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। भाई इसके कुछ फीचर्स ऐसे होंगे ना जो इसे इंपॉर्टेंट बना रही है, इसकी इंपॉर्टेंस ही है ना। तो इसके सबसे बेहतरीन पॉइंट क्या है CVD का? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो हमें फिल्म मिलती है वो एकदम होमोजीनियस मिलती है, एकदम होमोजीनियस। क्योंकि अगर कहीं भी 2 लेयर जम गई तो वो ग्राफीन नहीं बनेगी, वो तो ग्रेफाइट में बदल जाएगी। सिंगल लेयर बनानी है हमें, एकदम सिंगल लेयर कार्बन एटम की, तो वो ग्राफीन है, वो CVD के थ्रू ही बना सकते हैं। पहला एडवांटेज क्या है? होमोजेनिटी, यानी कि एकदम होमोजेनियस थिन फिल्म। दूसरी क्या है इसकी प्रॉपर्टी? दूसरा एडवांटेज क्या है CVD का? दूसरा ये है कि ये इम्प्योरिटी नहीं होती, इसमें बहुत कम इम्प्योरिटी होती है CVD मेथड में, यानी कि हम प्योर ग्रो कर सकते हैं थिन फिल्म को। 2 प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पर हम नंबर ऑफ मटेरियल यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स को यूज कर उनकी थिन फिल्म को ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि नंबर ऑफ मटेरियल यूज कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ मटेरियल को यूज करना तीसरी प्रॉपर्टी में आता है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने लिख रखी है नोट्स में। सिंपल मेथड था बच्चों, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ये आ सकता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये आ सकता है, दोनों ही आते हैं पेपर में। बॉटम अप क्या है? छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े पार्टिकल ग्रो कर देना। इसका मेथड क्या है? सोल जेल। क्या करना है? सोल्यूशन लेना है, जेल बनाना है। जैसे हम एक सिंपल भाषा में अगर बताएं तो गुड़ बनाते हैं। गुड़ कैसे बनता है बच्चों? कुल्लुओं पे कैसा बनता है? सबसे पहले सॉल्यूशन लेते हैं, किसका सॉल्यूशन? गन्ने का रस, वो हुआ सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करते हैं? उसे ड्राई, एक तरीके से जेल बन जाता है वो जेल बन गया, जिसे राब भी बोलते हैं। उसको क्या करते हैं? फिर से हीट करते हैं तो ड्राई जेल बन जाता है। ड्राई जेल बनने के बाद क्या करते हैं? उसे आकर या तो पीस लो या फिर किसी भी शेप में देना है शेप में दे दो, गुड़ बना दो, चीनी बना दो, कुछ ही बना दो, आप मर्जी है। तो वो क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट। सिंपल मेथड। टॉप डाउन टेक्निक में क्या करेंगे? बड़ा पार्टिकल होगा, क्लस्टर बनाएंगे, नैनो पार्टिकल बना देंगे, यानी कि बड़े स्ट्रक्चर से छोटे स्ट्रक्चर